हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन डिजाइन। हमने डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर 4 यूनिट कवर कर ली और मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा ये भी मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक, तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट यूनिट का पूरा जितना सिलेबस है पूरा लिख के लाया हूँ। तो आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो उसके बाद मैं यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ सब लिख के लाया। देखो लिखा नहीं है वो भी, तो उसके बाद मैं यूनिट सेकंड थर्ड फोर्थ अगले वीक में ले आऊंगा सेकेंड यूनिट। ठीक, तो आप लोग रिस्पॉन्स दिखाइएगा, उस हिसाब से मैं अगली यूनिट लाऊंगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट फाउंडेशन डिजाइन की। एक बार मैंने फर्स्ट यूनिट का सिलेबस लिखा है, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है सिलेबस में, उस हिसाब से आप लोग देखते चलिएगा। ठीक, तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में आपका सिलेबस है सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड इन सिटू टेस्टिंग। ठीक, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना इंट्रोडक्शन टू सॉइल एक्सप्लोरेशन और मेथड ऑफ बोरिंग एंड ड्रिलिंग। उसके बाद है सॉइल सैंपलिंग टेक्निक एंड टाइप उसके बाद है इन सिटू टेस्ट, अभी हम देखेंगे बहुत सारे हैं, SPT, CPT और DCPT, ये सब टेस्ट भी देखेंगे। उसके बाद इसी सॉइल एक्सप्लोरेशन का टेस्ट होता है जियोफिजिकल मेथड, जो सॉइल रेजिस्टिविटी और सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, ये सभी टेस्ट होते हैं इसमें सॉइल एक्सप्लोरेशन के अंतर्गत, ये हम देखेंगे। ठीक, अगर आप चैप्टर देखा जाए तो एक ही चैप्टर है सॉइल एक्सप्लोरेशन, इसी के अंतर्गत पूरा ये है। ठीक, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सीधा यूनिट नंबर फर्स्ट। चलो देखते हैं पहले सॉइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है। देखो अब क्या क्या लिखा, पहले ये पढ़ लो। दिस इज द प्रोसेस वेयर इन अ फील्ड and laboratory tests are carried out for obtaining the necessary information about subsoil characteristics including the position of groundwater table। अब ये क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम फील्ड में या लैब में दोनों में कर सकते हैं। किस लिए? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। अबाउट सब सॉइल मतलब भूमि के नीचे की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब गुण है, जैसे उसका वाटर कंटेंट या उसमें कितना नमी है या उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठीक, और लिखा इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, और साथ में कह रहा है कि हमें अगर ग्राउंड वाटर टेबल भी जानना है तो हम क्या करते हैं, सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। आगे क्या लिख रहा है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचुरल डिपोजिट, मतलब क्या इसमें, मतलब इसका आशय ये है कि जो हमारी नेचुरल सॉइल होती है, जो भी मतलब पृथ्वी की सरफेस है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी लेयर देखोगे काफी जटिल होती है, तो उसके लिए मतलब जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठीक, आगे देखो क्या लिखा, चॉइस ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन मेथड डिपेंड अपॉन, मतलब ये हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन के काफी टाइप आएगा। अब ये किन किन कंडीशनों पे डिपेंड करेगा, पहले नेचर ऑफ सब सॉइल, मतलब नीचे की जो भूमि है वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है, ये हमें देखना होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है दियर एक्सटेंट या डेप्थ, मतलब यहाँ इसका ऐसे ये हुआ कि हमें किस डेप्थ तक फाउंडेशन बनाना है, उसका डेप्थ क्या है, ये हमें सॉइल एक्सप्लोरेशन उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद हमारा पर्पज क्या है। अब पर्पज का आशय है, जैसे आपको एक मंजिला घर बनाना है या बहुमंजिला घर बनवाना है तो उसके लिए सॉइल एक्सप्लोरेशन अलग हो जाता है। ठीक, तो ये सब आशय हुआ कि सॉइल एक्सप्लोरेशन मेथड इन सभी पॉइंट पर डिपेंड करता है। ठीक, चलो अब आगे लिखा है स्टेजेज इन सब सरफेस सॉइल एक्सप्लोरेशन, कौन कौन से स्टेज फॉलो करना है मतलब सॉइल एक्सप्लोरेशन में। अब इसमें 3 प्रकार के, जैसे पहला है रिकॉग्निस स्टेज, दूसरा आएगा प्रीलिमिनरी में, फिर उसके बाद डिटेल। ठीक, अब देखो रिकॉग्निस में स्टेज में क्या लिखा है, पर्पज इसमें क्या होता है आपका, टू कलेक्ट द जनरल, अब जैसे लिखवाया हूं वैसे ही लिखना, पर्पज, फिर उसमें एक्टिविटी क्या करते हैं। ठीक, तो इसमें देखो रिकॉग्निस स्टेज में आपने सर्वे में पढ़ा होगा, ये सर्वे हम करते हैं, तो रिकॉग्निस स्टेज में हम बेसिक करते हैं क्या, टू कलेक्ट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट, हम जाकर साइट पे एक जनरल इंफॉर्मेशन इसके अंतर्गत करते हैं। टू स्टडी द टोपोग्राफी, ड्रेनेज एंड नियर स्ट्रक्चर, मतलब इस स्टेज में आप जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां की टोपोग्राफी कैसा है वो देखेंगे, वहां की ड्रेनेज कंडीशन कैसी है ये देखेंगे। ठीक, और वहां की सॉइल टाइप कैसा है ये आप सरफेस पे जाकर ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक, बेसिकली जब आप फील्ड पे जाएंगे तो वहां आसानी से आपको पता चल जाए कि हाँ किस प्रकार की वहां सॉइल है। ठीक, अब वहां क्या क्या एक्टिविटी आप करेंगे, पहला तो आप साइट विजिट करेंगे, फिर स्टडी ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड, वहां का पुराना रिकॉर्ड देखेंगे कि कितनी बार बाढ़ आया, कितना पानी इकट्ठा होता है, ये सब मतलब वहां का ओल्ड रिकॉर्ड आप देखेंगे। वहां के लोकल लोगों से भी आप वहां बात करेंगे।
उसके बाद ऑब्जर्विंग क्रैक इन नियरली बिल्डिंग, आप आसपास की बिल्डिंग में देखेंगे कि कहीं क्रैक वरैक नहीं आया, आया तो क्यों आया, ये सब रीजन आप इकट्ठा करेंगे। ठीक, तो ये बेसिकली इस स्टेज में आप करते हैं। अब देखो यहाँ एक नोट पॉइंट लिखा है कि दिस स्टेज हेल्प टू डिसाइड फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे, यहाँ देखो अगला पॉइंट है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ अगला है, तो इसमें वो काफी हेल्प करता है। ठीक, अब सेकंड देखते हैं हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें क्या क्या करते हैं, ये हमारा पर्पज क्या होता है, इसमें एक्टिविटी क्या करते हैं। देखो, टू गेट द अप्रोक्सीमेट प्रोफाइल ऑफ सॉइल, इसमें हम एक सॉइल के बारे में जहां भी जाएंगे जिस फील्ड में, उसका एक अप्रोक्सीमेट प्रोफाइल देखते हैं। उसके बाद टू डिसाइड टाइप और उसका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इसी मतलब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या, टू एस्टिमेट द बियरिंग कैपेसिटी रफली, मतलब यहाँ एक आप रफली देख लेंगे कि इसकी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी है। ठीक, चलो उसके बाद इसमें क्या क्या एक्टिविटी करते हैं हम, यहाँ पर फ्यू बोरहोल, ये बोरहोल लिखा है, ठीक, BOREHOLES, कुछ बोरहोल्स बनाते हैं, वो भी वाइडली स्प्रेड, मतलब काफी दूर दूर। अभी इसमें बनाएंगे तो काफी नजदीक नजदीक, लेकिन इसमें काफी दूर दूर आप बोरहोल्स बनाएंगे, या इसमें ट्रायल पिट्स कहते हैं, ये भी बनाते हैं। और यहाँ इसमें हम सिंपल फील्ड टेस्ट करते हैं, जैसे लाइक SPT मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये इसमें टेस्ट किया जाता है। उसके बाद वहां से जो भी टेस्ट करते हैं तो फिर वहां से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका जो भी नेचर है वो हम वहां से इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट यहाँ भी लिखा है, यूज फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट और इनिशियल प्लानिंग ऑफ बिग प्रोजेक्ट, मतलब या तो हम इसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे, या कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके इनिशियल प्लानिंग के लिए करेंगे। ठीक, चलो अब देते हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन में। अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन छोटे मोटे के लिए करेंगे नहीं, क्योंकि कास्ट आप उतना दे नहीं पाएंगे। अब छोटा मोटा घर बनाना है तो वहां थोड़ी जाकर इतना कोई करता है, आप लोग गांव में घर बनता है तो देखते हैं ये सब होता है, नहीं होता, लेकिन वही कभी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही है वहां सब ये सब होता है। कौन सा, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ देखो लिखा है फॉर लार्ज बिल्डिंग बनाना है, या ब्रिजेज बनती है, डैम्स बनती है, तो वहां पर ये सब होता है। अब देखो पर्पज क्या होता है, टू गेट एक्यूरेट सॉइल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हम एकदम एक्यूरेट जो सॉइल की प्रॉपर्टी है वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद टू डिटरमाइन सेफ बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ पर हम एक अच्छी खासी बियरिंग कैपेसिटी जो उसकी सॉइल की रहती है वो हम यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद लिख रहा है टू कैलकुलेट द सेटलमेंट, मतलब सॉइल में लोड आने के बाद कितना सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, ये सब हम इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन में देख लेते हैं। ठीक, और यहीं से हम टू डिजाइन फाउंडेशन सेफली, हम यहाँ से फाउंडेशन की डिजाइन भी कर लेते हैं। ठीक, चलो अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, इसमें हम क्लोज स्पेस बोरहोल बनाते हैं। अब देखो इस वाले में इन्वेस्टिगेशन में सेकंड में हमने क्या पढ़ा था कि हम बोरहोल बनाते हैं लेकिन काफी दूर स्पेस रखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस कैसा है, क्लोजली है। ठीक, और इसमें कौन कौन सा SPT टेस्ट भी करेंगे, CPT भी करेंगे, और इसमें एक और आता है प्लेट लोड टेस्ट भी आप लिख सकते हैं, वो भी करते हैं। और यहाँ पर अनडिस्टर्ब सैंपलिंग हम प्राप्त करते हैं, और सैंपलिंग दो प्रकार के होते हैं, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब, वो अभी देखेंगे। ठीक, तो इसमें अनडिस्टर्ब सैंपल्स आपको मिलने चाहिए। और इसमें लेबोरेटरी टेस्ट भी करते हैं, जैसे अटरबर्ग लिमिट, शियर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन टेस्ट, ये सब आपने सॉइल में पढ़ा होगा, तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, तो इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन में ये सब काम आप करते हैं। चलो समझ में आ रहा है ना। कोई भी अगर किसी को दिक्कत होगा सब लोग कमेंट में बता देना, मैं अगले यूनिट पे उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। चलो अब देखो मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन, कौन कौन से मेथड है सॉइल एक्सप्लोरेशन के। देखो लिखा है फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मेथड फॉर सॉइल एक्सप्लोरेशन, कौन कौन सा, पहला मैंने लिखा है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा लिखा है सेमी डायरेक्ट, थर्ड लिखा है इनडायरेक्ट, एंड चौथा लिखा है मैंने जियोफिजिकल मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड में आप सिंपल टेस्ट पिट या ओपन पिट बनाकर वहां उसका जो भी कैरेक्टर है वो देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद सेमी डायरेक्टर में आप बोरिंग करते हैं, बोरिंग मतलब आपने सुना होगा बोरिंग करना, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप क्या, यहाँ आगे लिखा है डीप सिलेंडर होल बनाते हैं। ठीक, वही आपका बोरिंग होता है, तो वहां से हम सैंपल को इकट्ठा करके उसका टेस्ट करते हैं, तो ये हमारा सेमी डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मेथड थर्ड हमारा आता है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम SPT, CPT एंड DCPT, SPT मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, CPT मतलब कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, और DCPT मतलब डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी पढ़ना है। ठीक, चलो उसके बाद चौथा हमारा जियोफिजिकल में सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, एंड ये हमारा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड। ठीक, ये देखेंगे, तो इतने सारे हमें टेस्ट पढ़ने हैं। चलो तो पहला पढ़ते हैं
डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेस्ट पिट को बनाएंगे, इसी के द्वारा हम टेस्ट करते हैं। अब देखो क्या करना है, इसमें ज्यादा नहीं बड़ा है। टेस्ट पिट आर ओपन टाइप एंड एक्सेसिबल, मतलब एक ओपन, आप जाएंगे फील्ड में, वहां टेस्ट पिट मतलब एक गड्ढा खोद देंगे, सिंपल इसका। उसके बाद क्या लिख रहा है, सॉइल कैन बी इंस्पेक्टेड इन दियर नेचुरल कंडीशन, मतलब जो भी आपने वहां से टेस्ट बिन बनाया वहां उसकी नेचुरल कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक, ये मेनली डायरेक्ट मेथड जो होता है सुटेबल होता है अप टू 3 मीटर तक। अगर ये ज्यादा डेप्थ तक कर देंगे तो ये हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक, चलो ये तो आपका सिंपल था, ये खत्म होता है। ठीक, अब चलो सेकंड पढ़ते हैं, सेमी डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बोरिंग। अब पहले समझ में आना चाहिए बोरिंग क्या है और बोरहोल्स क्या है, ये दो वर्ड्स आते हैं। तो पहले देख लो बोरहोल्स क्या होते हैं। तो बोरहोल्स क्या लिखा है, बेसिकली अ सिलेंड्रिकल होल मेड बाय अ टूल और अ मशीन स्पेशली मेड इन सर्च ऑफ वाटर, ऑयल और फॉर साइट इन्वेस्टिगेशन। तो मेनली हम यहाँ साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं। गांव में देखा होगा आपने, कभी कभी जब नल बनता हुआ तो वहां पर आपने ये सुना होगा बोरहोल बनना है। ठीक, तो वहां यही लिखा है कि एक सिलेंड्रिकल होल आप किसी टूल से या मशीन से बनाते हैं, किसके लिए, सर्च ऑफ वाटर या ऑयल के लिए या साइट इन्वेस्टिगेशन के लिए, वही हमारा बोरहोल्स कहलाता है। अब लिखा है बोरिंग। अब ये टर्म क्या होता है, देखो, बोरिंग इज द पर्पज ऑफ मेकिंग अ होल इन द ग्राउंड आइदर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ टूल और मशीन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सॉइल सैंपल, मतलब मेन इसका पर्पज क्या हुआ, सॉइल सैंपल को प्राप्त करना, एंड स्टडी ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड बोरिंग। ठीक, चलो समझ में आया ना कि बोरिंग क्या, हमारा पर्पज क्या होता है, बोरिंग इज द पर्पज ऑफ मेकिंग अ होल इन द ग्राउंड आइदर वर्टिकल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ टूल और मशीन इन ऑब्टेन द सॉइल सैंपल को ऑब्टेन करना और सॉइल की प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करना, वही हमारा बोरिंग होता है। अब देखो यहाँ लिख दिया मैंने क्या क्या पर्पज होते हैं। पर्पज ऑफ बोरिंग, टू कलेक्ट द सॉइल सैंपल, हमें वहां से सॉइल सैंपल मिलता है, सॉइल सैंपल मिल गया, फिर वहां से आप उसका वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, इजिली, सब लोगों ने सॉइल में पढ़ा होगा। उसके बाद सेकंड हम पढ़ते हैं टू डिटरमाइन सॉइल स्ट्रेटा, वहां से हम अलग अलग, मतलब जितना बोरिंग करते जाएंगे वहां से अलग अलग प्रकार का उसका स्ट्रेटा कैसा है, कहाँ पर कौन से प्रकार की मिट्टी आ रही है किस लेयर में, वो इजिली फाइंड कर लेते हैं। ठीक, और लिखे हैं, अब देखो, टू फाइंड द ग्राउंड वाटर लेवल, अब बोरिंग के द्वारा हम क्या ग्राउंड वाटर लेवल भी प्राप्त करते हैं। टू स्टडी द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हम सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी पता कर सकते हैं। ठीक, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, पोरोसिटी हो गया, वाटर कंटेंट हो गया, और ऐसे सब लोगों ने पढ़ा, सैचुरेशन हो गया, ये सब आपने सॉइल में पढ़ा होगा। ठीक, तो वो सब आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इजिली आप पता कर सकते हैं। अब देखो अगला लिखा है टाइप्स ऑफ बोरिंग, कौन कौन से प्रकार की बोरिंग होती है। अब देखो ऑगर बोरिंग, वाश बोरिंग, परकशन बोरिंग, रोटरी बोरिंग, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में। तो चलो एक एक करके ऑगर बोरिंग, वाश बोरिंग, परकशन बोरिंग और रोटरी बोरिंग सबको पढ़ते हैं। ठीक, अभी मैं सबका इमेज दिखा दे रहा हूँ, मेरा नेट स्लो नहीं चल रहा है, तो अभी सबका मैं इमेज दिखाऊंगा। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं ऑगर बोरिंग। अब देखो क्या लिखा है, ऑगर इज अ मेथड, आपने देखा होगा ऑगर, अभी मेरे को इमेज निकाल लो। देखो कुछ ऐसे ऑगर होता है, इसे आपने जरूर सॉइल के लैब में देखा होगा, अगर ये तो बड़ी मशीनों का दिखा रहा है, यही ऐसे होता है, इसे ही ऑगर बोलते हैं। ठीक, कुछ ऐसे ही, ये दूसरी तरह होता है, इसमें वो इमेज नहीं आ रहा, कुछ नीचे से नुकीला सा होता है। ठीक, वही हमारा ऑगर होता है। देखो ये भी एक प्रकार का ऑगर है। तो ये इन्हीं सबके द्वारा क्या बनाएंगे, हम बोरिंग करते हैं। ठीक, चलो पढ़ते हैं, समझ में सबको आएगा। अब क्या लिखा है, ऑगर बोरिंग इज अ मेथड इन विच आ स्क्रू शेप्ड, अब दिखाया ना मैंने, स्क्रू शेप्ड टूल होता है कॉल्ड एन ऑगर, इज रोटेटेड इन द ग्राउंड टू रिमूव द सॉइल, उससे ऐसे घुमाते जाते हैं, फिर वहां से हम क्या करते हैं, सॉइल को रिमूव करते जाते हैं। अब देखो इसका प्रोसीजर क्या होता है, द ऑगर इज रोटेटेड इन द सॉइल, अब उस ऑगर को हम ऐसे ग्राउंड में रोटेट करते जाएंगे ऐसे ऐसे, तो वहां से हमें क्या होगा, सॉइल स्ट्राइक करेगी ऑगर ब्लेड को, मतलब ऑगर ब्लेड सॉइल को स्ट्राइक करेगी। उसके बाद क्या होगा, द ऑगर इज टेकन आउट, जब हम ऑगर को बाहर लाएंगे, एंड द सॉइल ब्रॉट टू द सरफेस, तो कुछ ना कुछ वहां सॉइल बाहर निकलती जाती है। ठीक, अगर आपने किया होगा तो ये आपको मालूम चल रहा होगा। द सॉइल सैंपल इज कलेक्टेड एंड एग्जामिन, मतलब वहां से सॉइल सैंपल को आप कलेक्ट कर ले और उसको देख लेंगे क्या उसकी प्रॉपर्टी है। यूजुअली इसे जो किया जाता है 3 से 10 मीटर तक किया जाता है। मैंने इमेज में यहाँ दिखाया, ये सभी ऑगर ही हैं। अभी एक बार और दिखा दूं, ये सब ऑगर ही हैं। अब ये वाला हुआ
और ये सब मशीनें, ये सब ऑगर मशीन है, ठीक। अब इन सभी के द्वारा आप करते घुमाते हैं, जब इसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ से सैंपल, इसमें तो ऑटोमेटिक ही बाहर निकलने लगता है, ठीक। तो ये सबसे हम सैंपल प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अब इस तरह आप लिखेंगे एग्जाम में तो काफी आपका जो है नंबर गेन होगा, ठीक। तो ऐसे ही लिख के आइएगा। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड है और सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड कोहेजिव सॉइल, मतलब ये सॉफ्ट और कोहेजिव सॉइल के लिए, कोई हार्ड अगर सॉइल है वहां के लिए नहीं। देखो इसका डिसएडवांटेज यही है, नॉट सुटेबल फॉर हार्ड और ग्रेवल सॉइल, उसके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक। सैंपल में भी डिस्टर्ब, इसमें जो सैंपल प्राप्त होते हैं वो डिस्टर्ब सैंपल प्राप्त होते हैं। अभी बाद में बता दे रहा हूं आपको डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होते हैं, ये अभी बता दूंगा, ठीक। अभी पढ़ते चलिए। उसके बाद दूसरा मेथड था हमारा वाश बोरिंग। अब यहाँ देखो वाश टर्म से क्या समझ में आ रहा है सबको, नहाना, वैसे पानी। इसमें क्या करेंगे, हाई प्रेशर से आप पानी से निकालते हैं। देखो वाश बोरिंग इज अ मेथड इन विच वाटर अंडर प्रेशर, मतलब पानी को मतलब प्रेशर के द्वारा यूज टू लूजन द सॉइल, मतलब वहां पर क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं, किसके, काफी प्रेशर के द्वारा उस पर स्ट्राइक करता है। एंड बोरिंग इट टू द सरफेस, मतलब इसमें काफी हाई प्रेशर से सॉइल को लूज करते हैं जिससे बोरिंग होने लगता है, ठीक। आजकल यही शायद ज्यादा यूज होता है वाश बोरिंग। इसका देखो प्रोसीजर क्या है, अ बोर पाइप इज इंसर्टेड इनटू द ग्राउंड, मतलब एक बोर पाइप को हम ग्राउंड के अंदर इंसर्ट करते हैं, फिर वाटर को पंप करते हैं, फिर और वो वाटर क्या करती है, लूज करती है सॉइल को और कैरी इट टू द सरफेस एज अ स्लरी, मतलब फिर वहां से क्या बनता है, एक स्लरी के रूप में सॉइल सैंपल बाहर निकलते जाता है, ठीक। देखो अब यहाँ क्या लिखा है, डेप्थ के लिए सुटेबल फॉर मॉडरेट टू डीप एक्सप्लोरेशन के लिए, ये मॉडरेट से डीप एक्सप्लोरेशन के लिए सुटेबल होती है। अब इसके एडवांटेज क्या है, ये फास्ट मेथड है, सुटेबल फॉर सैंडी एंड सॉफ्ट सॉइल के लिए। डिसएडवांटेज इसका यही है कि एक्यूरेट सॉइल सैंपल हमें यहाँ से नहीं प्राप्त होते। क्यों, क्योंकि हमें स्लरी के रूप में मिल रहा है, वहां से उसका सब मतलब नेचुरल कंडीशन ही बिगड़ जा रहा है। डिफिकल्ट इन ग्रेवल और बोल्डर, या मतलब बोल देते तो हार्ड स्ट्रेटा सॉइल के लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है, मतलब वहां कर ही नहीं सकते। अब देख लो अगला हमारा थर्ड है परकसन बोरिंग। फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, अगर फास्ट वोस्ट हो रहा होगा तो बताइएगा, नेक्स्ट मतलब जब यूनिट आएगा वहां मैं स्लो कर दूंगा। चलो क्योंकि ये सब लिखा लिखा है, मुझे समझाते जाना है बस। अब देखो अगला हमारा है थर्ड परकसन मेथड। अब परकसन बोरिंग में क्या करते हैं, परकसन इज अ मेथड इन विच, इसमें हैवी सीजल, देखो यहाँ लिखा हैवी कटिंग सूल जिसे सीजल बोलते हैं, के द्वारा हम रैपिडली लिफ्ट करते हैं और ड्रॉप करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सॉइल ब्रेक कर जाता है। जैसे कि आपने इसे सीजल मतलब छैनी बोलते हैं, अब छैनी द्वारा ऐसे पटकेंगे या उकरेंगे तो क्या होगा, इससे सॉइल सैंपल निकलते जाएगा ना, वही सेम। अब इसमें देखो प्रोसीजर यही है कि सीजल को लिफ्ट करेंगे एंड ड्रॉप करेंगे बोरहोल में, उससे क्या होगा, सॉइल और रॉक ब्रोक करेगी इनटू स्मॉल पीसेस में, और वहां से क्या होगा, द ब्रोकन मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द बॉयलर। अब ये बॉयलर है, बेलियर मत समझिएगा, बॉयलर ओ ये है। तो बॉयलर एक ऐसा मतलब मशीन होता है जिससे हम सॉइल सैंपल को निकालते हैं, तो उसके द्वारा हम यहाँ से सैंपल प्राप्त करते हैं। अब ये डेप्थ देखो, ये डीप बोरिंग के लिए ये सुटेबल है, ठीक। अब इसके एडवांटेज क्या है, कैन बी यूज्ड इन अ हार्ड सॉइल एंड रॉक, मतलब इस परकसन के लिए हम हार्ड सॉइल और रॉक के लिए भी सुटेबल होता है। डीप होल कैन बी मेड, इसके द्वारा हम काफी डीप होल बना सकते हैं। अब आगे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है और इसमें सॉइल सैंपल हमें डिस्टर्ब टाइप के मिलते हैं, ठीक। डिस्टर्ब और अनडिस्टर्ब का मतलब यही होता है, डिस्टर्ब मतलब उसकी कंडीशन बिगड़ गई, अनडिस्टर्ब मतलब वो अपना एकदम सुटेबल है, अनडिस्टर्ब है मतलब कुछ भी उस पर परेशानी नहीं आई, ठीक। लास्ट देखो रोटरी बोरिंग। अब ये क्या होता है, रोटरी बोरिंग इज अ मेथड विच आर रोटरी ड्रिल बिट कट द सॉइल, मतलब एक रोटरी ड्रिल बिट होती है, जैसे आप आजकल मशीनों में देखेंगे काफी ये यूज होता है, और रॉक टू फॉर्म द बोरहोल, मतलब इसी रोटरी ड्रिल से हम उसको सॉइल को या रॉक को कट करते हुए एक बोरहोल बना देते हैं, ठीक। देखो प्रोसीजर सिंपल वही है कि अ ड्रिल बिट रोटेट एट हाई स्पीड, एक हाई स्पीड से ड्रिल बिट को रोटेट करते हैं, एंड ड्रिलिंग फ्लूइड या वाटर मड कैरीज द आउट, मतलब अगर वाटर के द्वारा कर रहे हैं उसमें वाटर है तो मड के रूप में वो हमारा सॉइल सरफेस में आ जाएगा, ठीक। और इसमें कोर सैंपल कैन बी कलेक्टेड, मतलब उसका कोर सैंपल, एकदम कोर मतलब समझते हैं ना, एकदम आंतरिक सैंपल भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसका देखिए डेप्थ जो होता है बहुत, अगर ज्यादा से ज्यादा आपको डीप में बनाना है तब भी ये हमारा सुटेबल होता है, ठीक। चलो अब इसका एडवांटेज क्या है, ये हमारा हार्ड सॉइल और डीप ड्रिलिंग के लिए सुटेबल होता है।
और दूसरा है गुड क्वालिटी ऑफ सैंपल यहाँ से मिलते हैं, मतलब यहाँ अनडिस्टर्ब सैंपल मिलेंगे। ठीक, और इसका डिसएडवांटेज है कि ये एक एक्सपेंसिव मेथड होता है और यहाँ पर स्किल्ड मतलब एक अच्छे लोगों की जरूरत होती है। ऐसे कोई ये सब तो आम लोग भी कर सकते थे, लेकिन इसको चलाने के लिए एक स्किल पर्सन की जरूरत है। ठीक, अब यहाँ मैंने दो चीजों का जिक्र किया, अनडिस्टर्ब एंड डिस्टर्ब। ये हमारे सॉइल सैंपल होते हैं। दीज कैन बी, अब यहाँ मैंने लिखा ना सॉइल सैंपल, इसको दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? अनडिस्टर्ब सैंपल एंड डिस्टर्ब सैंपल। ठीक, अब अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होता है? अ सैंपल दैट रिटेन इट नेचुरल स्ट्रक्चर, जैसा मतलब हमने जैसा उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है, जैसे डेंसिटी या वाटर कंटेंट, उसको एग्जैक्टली वही रहता है, जैसा मतलब ग्राउंड में है वैसा का वैसा ही रहे। तो और हम उसे जब बाहर निकाले तब भी वैसा रहे, तब उसे हम अनडिस्टर्ब सैंपल कहते हैं। इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मतलब प्रैक्टिकली हमें अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। दिस टाइप ऑफ सैंपल बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टर्ब कैन बी इग्नोर्ड, मतलब ये तो प्रैक्टिकली एकदम अच्छे रूप से हमें प्राप्त करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हम छोटे मोटे डिस्टर्ब को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक, अब पर्पज क्या होता है अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब सॉइल सैंपल का प्राप्त करने का पर्पज क्या है? तो अनडिस्टर्ब सैंपल आर टेकन आउट टू डिटरमाइन द ट्रू इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सच एज, जैसे आपने पढ़ा होगा शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी, नॉर्मल डेंसिटी, कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक, ये सब प्राप्त करने के लिए आपको ये सैंपल प्राप्त किया जाता है। ठीक, नीचे मतलब इनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, ये सब प्रॉपर्टीज कैसी है, ये सब ज्ञात करने के लिए हमें सैंपल प्राप्त करना होता है। ठीक, चलो अब दूसरा हमने बोला था डिस्टर्ब सैंपल। अब ये क्या होता है कि अ सैंपल हुज नेचुरल स्ट्रक्चर इज चेंज, अब यहाँ देखो क्या होता है, बदल जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग या हैंडलिंग। सैंपलिंग में या हैंडलिंग में उसकी मतलब प्रॉपर्टीज बदल जाए तब वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टर्ब सैंपल। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, अभी देखेंगे। अब इसके देखो कैरेक्टर क्या होते हैं कि सॉइल पार्टिकल आर नॉट इन दियर ओरिजिनल पोजिशन, मतलब अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं रहते। नेचुरल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रॉयड, जो उसका नेचुरल स्ट्रक्चर था वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट भी उसका चेंज हो जाता है। अब इसमें दो प्रकार के आ जाते हैं, एक हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं, एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? नॉन रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हम ट्रूली मतलब रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा थोड़ा मोड़ा बरस जाए, लेकिन नॉन रिप्रेजेंटेटिव मतलब एकदम बेकार हो जाए। अब देखो क्या लिखा, अ सैंपल दैट ट्रूली रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द सॉइल डिपोजिट्स। ठीक, मतलब उसको हम ट्रूली रिप्रेजेंट कर सकें। नॉन रिप्रेजेंटेटिव में अ सैंपल दैट डज नॉट रिप्रेजेंट, मतलब उसे हम एक्चुअल सॉइल कंडीशन ऑफ द फील्ड, मतलब जो उसको हम रिप्रेजेंट करने लायक ना बचा हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ठीक, चलो ये तो हमारा हो गया सैंपल। अब आता है एक वर्ड सैंपलर। अब ये सैंपलर क्या होता है? ये जैसे कि अभी तक तो पढ़े सैंपल, अब जो हमने बोर होल बनाया उसको बाहर निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसे बोलते हैं सैंपलर। ठीक, जैसे बोर होल बना दिया, अब सैंपल को बाहर निकालना है ना, तो जो मशीन आप यूज करते हैं उसे बोलते हैं सैंपलर। अब सैंपलर क्या होता है? अ सैंपलर इज ए डिवाइस यू टू टेकन आउट द सॉइल सैंपल। देखो वही लिखा है ना कि हम सैंपल को बाहर निकालने के लिए जो यूज करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग बोरिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन। हम जो कर रहे थे बोरिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है वही हमारा सैंपलर कहलाता है। सो दैट द सॉइल प्रॉपर्टीज कैन बी टेस्टेड इन लैबोरेटरी, इसी के द्वारा हम सैंपलर को निकाल के हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। ठीक, समझ में आया ना? सैंपलर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जिसे हम जब बोर होल या ड्रिलिंग करते हैं वहां से जो हम सैंपल निकालते हैं, इसी के द्वारा सैंपलर। अब ये कई प्रकार के होते हैं, देखो इनके टाइप्स होते हैं कौन कौन से? स्प्लिट स्पून सैंपलर, स्क्रैपर बकेट सैंपलर, ये इसे थिन वॉल सैंपलर या सेल्बी ट्यूब्स, मतलब ये सेल्बी मतलब होता है जो कवच बोला जाता है। ठीक, तो कवच बोल सकते हो या इसे थिन वॉल सैंपलर बोल सकते हो। चौथा हमारा होता है पिस्टन सैंपलर एंड पांचवा होता है हमारा डेंसन सैंपलर। ठीक, चलो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसपीटी सैंपलर मतलब स्प्लिट स्पून सैंपलर बोलते हैं, इसे हम एसपीटी टेस्ट में यूज करते हैं। चलो तो ये समझ में आया ना सैंपलर कौन कौन से प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन? स्प्लिट स्पून, स्क्रैपर, सेल्बी या थिन वॉल सैंपलर बोल दे, पिस्टन सैंपलर एंड डेंसन सैंपलर। ठीक, चलो एक एक करके सब सैंपलर को देखते हैं। चलो पहला पढ़ते हैं स्प्लिट स्पून सैंपलर।
अब देखो क्या लिखा पहला पॉइंट, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलर इन सॉइल एक्सप्लोरेशन। सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, हमने बोला तो पहले ही यही बोल दिया कि स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है, ठीक, वही लिखा है। इट इज यूज टू ऑब्टेन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल, ये जो मेनली हमें सैंपल देता है वो डिस्टर्ब सॉइल सैंपल होता है। एंड इज मेनली यूज इन एसपीटी, ये आपका कंपटीशन में पूछा जाता है कि एसपीटी टेस्ट में कौन सा यूज करते हैं, तो ठीक, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम स्प्लिट स्पून सैंपलर का यूज करते हैं, ठीक, यही लिखा है। द सैंपलर इज स्प्लिट इन टू लॉन्गिट्यूडनल हाल्व्स, मतलब ये दो भागों में बटे होते हैं। कौन कौन सा, अभी देखो यहाँ देखो लिखा है अपर एंड लोअर, ये अभी हम देख लेंगे। सो दैट द सॉइल सैंपल कैन बी इजिली रिमूव्ड, इसी के द्वारा दो लॉन्गिट्यूडनल हाल्स में बटने के कारण हम इसे इजिली मतलब बाहर निकाल सकते हैं सॉइल सैंपल को, ठीक। चलो अब इसके मेन पार्ट्स क्या है, देखो नीचे आपका जो होता है ड्राइविंग शू, जो ये नीचे का भाग है ड्राइविंग शू बोलते हैं। उसके बाद आगे का जो होता है स्प्लिट स्टील ट्यूब, जो ये ऊपर का इसका भाग होता है इसे बोलते हैं स्प्लिट स्टील ट्यूब। उसके बाद अगला होता है हमारा कपलिंग हेड, ये ऊपर का भाग जो बना होता है इसे कपलिंग हेड बोलते हैं। इसका इनसाइड डाया जो देखो 38 mm है और आउटसाइड डाया 50 mm का होता है, ठीक। और यहाँ पर लिखा है पूरा ड्राइविंग शू जो मैड होता है स्टील से बना होता है, इतना 75 mm लॉन्ग होता है। उसके बाद अगला लिखा है स्पूल ट्यूब का 450 mm लॉन्ग होता है, डिवाइडेड इनटू 2 हॉल्स में बटा होता है, ठीक, 1-2। उसके बाद कपलिंग हेड जो होता है ये 150 mm लॉन्ग होता है, कनेक्ट होता है सैंपलर से और ड्रिलिंग रॉड से, ठीक। और यहाँ पर इसका वर्किंग लिखा गया है कि कैसे ये काम करता है। देखो आफ्टर ड्रिलिंग द बोरहोल, जब हम बोरहोल बना देते हैं, द सैंपलर इज अटैच टू ड्रिल रॉड, इसको मतलब सैंपलर को ड्रिल रॉड के द्वारा अटैच कर दिया जाता है। इट इज ड्रिवन इनटू द सॉइल यूजिंग अ हैमर, इसको मतलब हैमर की सहायता से अंदर डाला जाता है। द सॉइल इंटर द ट्यूब, मतलब इसके अंदर सॉइल इंटर करता है एंड इज कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग, और इसे बाहर निकाल के आप क्या टेस्टिंग के लिए यूज कर लेंगे, ठीक। समझ में आया ना, बस बेसिक थ्योरी ही है। सब लोग को नोट्स मिल जाएगा, एक बार नोट से खुद पढ़िएगा, मैं जो समझाते जा रहा हूँ उसको भी एक बार सुन लीजिएगा, ठीक। चलो आगे लिखा है स्क्रैपर बकेट सैंपलर, ये हमारा दूसरा है। इसका भी हम क्या कलेक्ट डिस्टर्ब सॉइल टाइप सैंपल हम प्राप्त करते हैं, मोस्ट सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल के लिए, जैसे सैंड या ग्रेवल, इसके लिए ये सुटेबल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट विथ स्लॉट्स एट बॉटम, ठीक, तो इसका सिलेंड्रिकल बकेट होता है और स्लॉट्स बने होते हैं बॉटम में, ठीक। अब इस सब का मतलब इमेज डालेंगे गूगल में आ जाएगा, ठीक, सब लोग सर्च कर लेना, मेरा नेट नहीं चल रहा, नहीं तो दिखा देता अभी। अब देखो इसका वर्किंग कैसा होता है, लिखा है कि सैंपलर इज लोवर्ड इन द बोर होल, मतलब बोर होल में इसका मतलब सैंपलर को डाला जाता है। उसके बाद व्हेन रोटेटेड द कटिंग एज स्क्रैपर सॉइल इनटू द बकेट, मतलब सिंपल लिखा है कि बोर होल का लोअर पार्ट उसमें डाल देते हैं, उसको रोटेट करोगे कटिंग एज को, वहां से ये सैंपलर को निकाल लेगा, ठीक, एकदम शॉर्ट में लिखा है मैंने। अब आगे लिखा है थर्ड पॉइंट सेल्वी ट्यूब सैंपलर, या इसे थिन वॉल्ड सैंपलर बोलते हैं। अब इसका देखो सेल्वी ट्यूब सैंपलर इज यूज टू ऑब्टेन अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, मतलब ये जो थिन वॉल्ड सैंपल है यहाँ से हमें कौन सा अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल प्राप्त होता है। इट इज मेनली यूज फॉर सॉफ्ट क्ले एंड कोहेजिव क्ले, मतलब मेनली हमारा ये सॉफ्ट क्ले या कोहेजिव सॉइल के लिए यूज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्टील ट्यूब विथ अ शार्प कटिंग एज, मतलब इसमें जो होता है ये थिन स्टील ट्यूब से बना था और इसका कटिंग एज काफी शार्प होता है, शार्प रहेगा तभी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, ठीक। चलो अब इसके देखो फीचर्स क्या है। पहला फीचर है कि द ट्यूब वॉल इज थिन टू रिड्यूस द डिस्टर्बेंस, मतलब इसका वॉल काफी पतला होता है जिससे इसका डिस्टर्बेंस रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ से हमें हाई क्वालिटी अनडिस्टर्ब सैंपल प्राप्त होते हैं, ठीक। अब इसका वर्किंग क्या है, द सैंपल इज अटैच द ड्रिलिंग रॉड से अटैच करेंगे, उसके बाद पुश्ड स्लोली इनटू द सॉइल विदाउट हैमरिंग, मतलब बिना किसी हैमरिंग के इसे धीरे धीरे मतलब पुश करेंगे, ठीक। उसका सॉइल इंटर द ट्यूब, सॉइल इंटर कर जाता है ट्यूब में, उसके बाद मिनिमम डिस्टर्बेंस एंड सैंपल इज टेकन आउट फॉर लेबोरेटरी टेस्ट, फॉर मतलब लेबोरेटरी टेस्ट के लिए उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक। इसमें बस सैंपल के बारे में पढ़ना है, इतना कोई कठिन नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखो पिस्टन सैंपलर। अब पिस्टन सैंपलर क्या होता है, ये आपका देखो यहाँ फिगर मैंने बना दिया, ये कुछ पिस्टन सैंपलर का ऐसा होता है। नीचे का भाग सैंपलर ड्रिवन, ये आपका पिस्टन होता है, इसे रॉड बोलते हैं, ये केसिंग, ठीक। यहाँ पर मेन पार्ट लिखे हैं। अब देखो लिखा है इट यूज फॉर ऑब्टेनिंग अनडिस्टर्ब सैंपल,
अब इस पिस्टन सैंपलर से कौन सा अनडिस्टर्ब सैंपलर प्राप्त करते हैं, वो भी कहाँ, सॉफ्ट और सेचुरेटेड सॉइल में ये मेनली यूज किया जाता है। इट गिव द बेटर सैंपल क्वालिटी देन आ सेल्बी ट्यूब, जो हमारा थिन वॉल ट्यूब था उससे ये काफी अच्छा क्वालिटी का सैंपल देता है। अब इसके मेन पार्ट्स देख लो तो यही लिखा है, सैंपलिंग ट्यूब होता है, पिस्टन इनसाइड द ट्यूब, ये मतलब इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है और यहाँ पर पिस्टन रॉड, इसके मेन पार्ट्स हैं। इसका वर्किंग क्या होता है कि द सैंपलर इज लोवर्ड इनटू द बोर होल, मतलब इसमें सैंपलर को क्या करते हैं, बोर होल के नीचे रखते हैं। उसके बाद द पिस्टन प्रिवेंटेड सॉइल फ्रॉम इंटरिंग द ट्यूब ड्यूरिंग इंसर्शन, मतलब प्रवेश के दौरान पिस्टन हमारा क्या करता है, प्रिवेंट करता है सॉइल को इंटर करने से, मतलब आसपास से, ठीक। When the soil sampler reach the required, जब हमारा सॉइल सैंपलर एक रिक्वायर्ड डेप्थ पे प्रवेश कर जाता है, द ट्यूब पुश्ड, मतलब इस ट्यूब को दबाया जाता है इनटू द सॉइल सैंपल व्हाइल द पिस्टन रिमेन फिक्स्ड, जब फिक्स हो जाता है तब, ठीक। तो सॉइल जो इंटर कर जाता है ट्यूब में एंड एन अनडिस्टर्ब सैंपल इज कलेक्टेड, फिर वहां से हमें एक अनडिस्टर्ब सैंपल प्राप्त हो जाता है, ठीक। ऐसे आपका लास्ट है डेंसन सैंपलर। और डेंसन सैंपलर क्या होता है, ये भी हमारा अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल देता है, फ्रॉम कहाँ से, स्टिप क्ले एंड डेंस सॉइल से। उसके बाद आगे लिखा है इट इज डबल ट्यूब कोर सैंपलर, ये हमारा जो होता है डबल ट्यूब कोर सैंपलर होता है। इसके फीचर क्या है, इसका आउटर फेस रोटेट करता हुआ होता है और इसमें इनर थिन ट्यूब लगा होता है जो कि हमारा सैंपल कलेक्ट करता है। उसके बाद ये हमारा जो होता है रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन से और सॉइल डिस्टर्बेंस को, इसीलिए हमें यहाँ से अनडिस्टर्ब सैंपल मिलते हैं, ठीक। चलो, तो ये हमारा हो गया अबाउट सैंपलर का, इतना सारे पॉइंट। ऐसे आप पॉइंट के द्वारा लिखेंगे तो काफी एग्जामिनर आपको काफी नंबर आपका गेन होगा, ठीक। चलो, अब आगे है हमारा, और इसका देखो वर्किंग लिखा है, ये भी देख लो। द आउटर ट्यूब रोटेट करते हैं, फिर वहां से सॉइल को वो कट कर देता है, फिर इनर ट्यूब क्या करता है, सॉइल सैंपल को कलेक्ट कर देता है। उसके बाद आगे और आप लिख ही सकते हैं कि वहां से फिर हम क्या करते हैं, एग्जामिन, मतलब इंटरेस्ट आप जो करना है, लैब टेस्ट करना है या जो भी टेस्ट करना है आप वहां से कर लेंगे, ठीक। चलो, तो यहाँ से खत्म होता है आपका सैंपलर। अब मैंने यहाँ से एक अलग लिख दिया था, ये मैंने छूट गया था कि सैंपलर तो हमने पढ़ लिया, अब ये आता है सैंपलर की डिजाइन करना है। ये भी जैसे हमने देखा कि यहाँ पर मेनली हमें डिस्टरबेंस और अनडिस्टर्ब, ये दो प्रकार के सैंपल मिलते थे। अब जो हमारा ये डिपेंड करता है, ये इसकी डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि आपने सैंपलर की डिजाइनिंग कैसे की है। अब देखो यही लिखा है कि डिग्री ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ सैंपल डिपेंड ऑन द डिजाइन ऑफ सैंपलर, ठीक। तो मतलब जितना आपका डिस्टर्बेंस होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपने उसकी सैंपलर की डिजाइन कैसे की है उस पे डिपेंड करता है, ठीक। अब इसमें जो सैंपलर होता है मेनली तीन चीजें होती है, एक आपका कटिंग एज होता है, बी आपका होता है इनसाइड वॉल फ्रिक्शन होता है, एंड थर्ड आपका होता है नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक। ये तीन चीजें डिपेंड करती है आपकी सैंपलर डिजाइनिंग पे, ठीक। अब यहाँ मैंने एक सैंपलर का मतलब बना दिया है फिगर, इसमें सब चीजें लिखी है, जैसे ये कटिंग एज है, ये आपका सैंपलिंग ट्यूब होता है, और ये कि यहाँ पर नॉन रिटर्न वाल्व, मतलब वहां से एयर और पानी को बाहर निकालने के लिए एक वाल्व लगा होता है, तो वो चीज है, ठीक। अब इसमें देखो डाया दिखाया गया है, ये इनर डाया D1 होता है और ये आउटर डाया D2 और ये D3, ये D4। अब क्या क्या चीजें यहाँ लिख दिया मैंने कटिंग एज में, देखो कटिंग एज में चार आपका डाया दिया गया, D1 इनसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज, और D2 दिया है आउटसाइड डाया ऑफ कटिंग एज, और यहाँ D3 क्या है, सैंपलिंग ट्यूब का डाया है, इनसाइड डायमीटर ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, और D4 क्या है, आउटसाइड डाया ऑफ सैंपलिंग ट्यूब। अब इसके द्वारा कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, इनके द्वारा कभी कभी न्यूमेरिकल, कभी कभी, अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन कभी कभी एक आध नंबर में पूछ लेता है, तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। अब इस पे द फॉलोइंग रेशियो आर यूजफुल, जो ये रेशियोज है इन्हीं के डाया के द्वारा बनेंगे, तो ये काफी यूजफुल है। जैसे पहला आपका आता है इनसाइड क्लियरेंस, जिसे हम CI से दिखाते हैं, ठीक, क्या इनसाइड क्लियरेंस। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, CI बराबर D2 - D1 अपॉन D1 इंटू 100, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये फॉर्मूला आप सबको याद है, D2 - D1 डिवाइड बाई D1 इंटू 100%। अब यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं, देखो क्या लिखा है, मेन टू अब इसका क्या मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सैंपल एंड सॉइल, मतलब जो आप सॉइल का सैंपल निकाल रहे हैं और आसपास के सॉइल है उनके बीच में आपका जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस करता है, कौन, इनसाइड क्लियरेंस। और सॉइल इंटर द ट्यूब बाय द अलाउइंग द इलास्टिक एक्सपेंशन,
ठीक, इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, सॉइल के एक्सपेंशन को जो मतलब है इसमें अगर डालेंगे जब सैंपल, तो एक्सपेंशन को कौन सा बताता है, ये इनसाइड क्लियरेंस रेशियो। ठीक, अब देखो IS कोड 8192 1979 रिकमेंड करता है कि इसका जो मतलब अंदर रेंज होना चाहिए 1 से 3% के अंतर्गत होना चाहिए। दिख रहा है ना कितना, 1 से 3% के अंतर्गत जो आपका ये रेशियो आना चाहिए इनसाइड क्लियरेंस का, वो 1 से 3% के अंतर्गत आना चाहिए। ठीक, सेकंड ऐसा आपका आता है आउटर क्लियरेंस रेशियो, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, C0 से दिखाते हैं, जिसे D2 माइनस D1 सॉरी D2 माइनस D4 डिवाइडेड बाई D4 इंटू 100। ठीक, क्या फॉर्मूला है, D2 माइनस D4 डिवाइडेड बाई D4 इंटू 100। अब इसके लिए क्या है, ये भी हमारा फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कब, जब वाइल द सैंपल ड्रिवन, जब हम सिंपल को वहां अंदर ड्रिवन करते हैं या हम उसे बाहर निकालते हैं, उस समय हमारा आउटसाइड क्लियरेंस रेशियो हमारा हेल्प करता है। ठीक, चलो यहाँ पर भी IS 1892 और 1979 के अनुसार हमें क्या रिकमेंड किया है कि इसका जो रेशियो होना चाहिए 0 से लेकर 2% के बीच तक होना चाहिए। ठीक, चलो अब थर्ड देखते हैं एरिया रेशियो। दो रेशियो हो गए ना, इनसाइड क्लियरेंस और आउटर क्लियरेंस। अब हमारा थर्ड होता है एरिया रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है एरिया रेशियो का D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1 का स्क्वायर इंटू 100 का। ठीक, 100 का डिवाइड करते हैं जिससे हमें परसेंटेज मिलता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा एरिया रेशियो के लिए। अब इसमें पॉइंट अभी मैं आगे लिखा हूं, यहां लिख दिया हूं, स्पेस नहीं था इसीलिए। ठीक, चौथा हमारा होता है रिकवरी रेशियो। अब रिकवरी रेशियो क्या होता है, देखो LR बराबर होता है रिकवर्ड लेंथ ऑफ सैंपल और पेनिट्रेशन लेंथ ऑफ सैंपल। मतलब जो आपने पेनिट्रेट किया उतना और कितना आप बाहर निकाले, उसका उन दोनों का रेशियो हमारा रिकवरी लेंथ कहलाता है। जैसे आपने जितना पेनिट्रेट किया उतना ही सैंपल मिल गया, तब आपका गुड रिकवरी। लेकिन अगर आपका कम मिला, मतलब आपने पेनिट्रेट ज्यादा किया लेकिन आपको जो रिकवरी लेंथ मिला वो कम मिला, तब आपका मतलब क्या हो गया, श्रंक हो गया। लेकिन अगर वही ज्यादा मिल रहा है तो आपका क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। यहां से ये कंडीशन दिखाते हैं। ठीक, अब मैंने यहाँ थर्ड बढ़ाया था एरिया रेशियो। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है कि इफ द एरिया रेशियो अगर ज्यादा है, इफ द एरिया रेशियो इज मोर, तो कटिंग थिकनेस जो होता है वो भी हमारा ज्यादा होता है। उससे क्या हो जाता है, शार्पनेस आपका कम हो जाता है और उसके कारण आपका डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक, अगला क्या लिखा है कि इफ दिस एरिया रेशियो इज लेस, अगर एरिया रेशियो आपका कम है तो कटिंग एज की थिकनेस भी कम होगी। उससे क्या होगा, आपका शार्पनेस ज्यादा होगा, काफी पतला शार्प होगा। ठीक, उससे आपका डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस कम होगा, मतलब वहां पर आपको अनडिस्टर्ब सैंपल मिलेगा। ठीक, कंक्लूजन अगर पूछा जाए इन दोनों पॉइंट का क्या है कि सो एरिया ऑफ रेशियो नीड टू बी केप्ट एज लो एज, जितना हमें चाहिए हम कम रखें जिससे हमें अनडिस्टर्ब सॉइल मिले। पॉसिबल टू रिड्यूस द सैंपल डिस्टर्बेंस, वहां से हमें सैंपल की डिस्टर्बेंस को हम कम कर देते हैं। ठीक, अब IS 1892 और 1978 इसमें भी रिकमेंड करता है कि हमें स्टिफ, अगर फॉर स्टिफ फॉर्मेशन के लिए हमें 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले है तो उसके लिए 10% से ज्यादा एरिया रेशियो नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो ये हमारा एरिया रेशियो इतना पॉइंट है, ये भी ध्यान रखें। वही लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, डायरेक्ट ये लिख दिया था, बाद में पॉइंट लिखा। ठीक, अब सेकंड दो पॉइंट हमने पढ़ा था यहाँ, देखो ये तो पहला हो गया, कटिंग एज के आधार पे इतना सारा पढ़ना था। अब BC देखो क्या लिखा है, BC हमारा होता है इनसाइड वॉल फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है, स्मूथ फिनिश ऑफ सैंपलिंग ट्यूब इज रिक्वायर्ड एंड शुड बी प्रॉपर्ली ऑयल बिफोर यूज। मतलब जब आप ये आंतरिक जो भाग होता है इसमें काफी स्मूथ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जब उसमें सैंपल को निकाले या निकालने के लिए अंदर डाले तो काफी अच्छे से इसमें ऐसा ना हो फ्रिक्शन की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक, तो इसीलिए इसमें काफी इनसाइड वॉल फ्रिक्शन को ध्यान रखा जाता है कि यूज करने से पहले उसे प्रॉपर ऑयल लगा दिया जाता है। ठीक, अब नॉन रिटर्न वॉल मैंने बता दिया कि क्या होता है, एयर और वाटर को बाहर निकालने के लिए। ठीक, जिससे बीच में बबल्स ना बने या कुछ भी, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए नॉन रिटर्न वॉल्स दिए होते हैं। चलो यहां तक सबको समझ में आया ना। अब मेन आपका बच्चा थर्ड यहां से इनडायरेक्ट मेथड जो आपका आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, मुझे बस समझाने है तो इसलिए लग रहा है मुझे बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं। अगर फास्ट होगा तो सब लोग बताइएगा। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट।
तो इसमें पहला टेस्ट हम पढ़ते हैं एसपीटी टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे कोन पेनिट्रेशन। फिर कोन पेनिट्रेशन में दो होते हैं, वही कोन पेनिट्रेशन और मतलब एक स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन होता है, एक डायनेमिक। ठीक, तो चलो पहला पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब पहले इस फिगर से आप लोग सब समझ लीजिए क्या होता है। देखो जैसे मैंने ये लिया है ग्राउंड का सरफेस, ठीक, इस फिगर को आप समझते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने लिया एक ग्राउंड का सरफेस। अब इस ग्राउंड के सरफेस में मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो कौन सा सैंपलर यूज करते हैं, स्प्लिट स्पून सैंपलर। अब इस स्प्लिट स्पून सैंपलर को आपको लेना है, ठीक। अब इसको ग्राउंड के सरफेस पे रख दीजिए। अब वहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखा 63.5, कितना 63.5, ये दिख रहा होगा। तो इतना किलोग्राम का आपको हैमर लेना है और उसे 750 mm की डिस्टेंस पे फ्री फॉल कराना है। मतलब ऐसे लिया और ऐसे 700 दिख रहा है ना, ऐसे 750 mm की डिस्टेंस पे फ्री फॉल ऐसे कराते जाना है, ठीक, कराते जाना है। जब आपका ये 150 mm पर पहुंच जाए तो नंबर ऑफ ब्लोज जितना है 150 mm पे, पहला देखो 150 mm पे जितना नंबर ऑफ ब्लोज आया उसको तो काउंट करके उसको छोड़ दीजिए, वहां तक आपको नहीं लेना, ठीक। यहां तक हम कंसीडर करते हैं कि यहां तक की सॉइल का कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, इसे हम रिमूव कर देते हैं, उतना नहीं लिया जाता। उसके बाद जब यहाँ 150 तक पहुंच गया ना, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना, वहां तक का नंबर ऑफ ब्लोज नहीं लेना, मतलब कितना लगा वो नहीं लेना। उसके बाद आपको वहां से लेकर 300 mm तक आपको नंबर ऑफ ब्लोज मारते जाना है और गिनते जाना है। नंबर ऑफ ब्लो मारते जाइए, गिनते जाइए, नंबर ऑफ ब्लोज मारते जाइए, गिनते जाइए। अब 300 mm तक आपको जितने नंबर ऑफ ब्लोज मिले, मतलब ब्लोज मतलब कितना काउंट, 1 2 3, ये सब आपको काउंट करना है। मान लो वो N1 आया, ठीक, फिर वो आपको क्या करना है, यही 300 से लेकर 750 तक जाना है। फिर वहां तक ऐसे काउंट करना है, कितने आए 1 2 3, फिर कितने आए 750 तक पहुंचने में कितने लगे N2, वहां से आपको N2 मिल जाएगा। मतलब पहले में मान लो 20 मिला, दूसरे में मान लो 30 मिला, दोनों को काउंट कर लेना है। ऐसे आप पूरा और तक जाएंगे, मतलब जहां तक आपको रिक्वायर्ड होगा वहां तक जाएंगे। फिर वहां से हम निकाल लेते हैं एन एवरेज, ठीक, यही आपका एसपीटीएन वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहां पर भी आपको चेक करना होता है, अगर कोई पर्टिकुलर एन वैल्यू 50%, एन एवरेज से 50% से ज्यादा आ जाती है तो फिर से हमें करना पड़ेगा, ठीक। सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो एक बार फिर से थ्योरी बताऊंगा, फिर ध्यान आ जाएगा। देखो एन आपका होता है नंबर ऑफ ब्लोज और उसके बाद फाई यहाँ पर एक इंटरनल फ्रिक्शन है, अभी आपको समझ में आएगा। अरे सॉरी, देखो अभी बता दिया। देखो यहाँ पर जो आप नंबर ऑफ ब्लोज मिले ना, अब इनसे क्या करना है, इनको रिलेट करके आपको फाई और क्या मिलता है, एक चीज और होता है, किसे रिलेट करते हैं, फाई और बियरिंग कैपेसिटी मिलती है। हाँ देखो अभी देखो पढ़ते जाओ, अब देखो यहाँ से पॉइंट से पढ़ते जाओ, समझते जाओ। क्या लिखा है, इन दिस टेस्ट ड्यू टू पेनिट्रेशन नंबर ऑफ ब्लोज आर कैलकुलेटेड। आपने नंबर ऑफ ब्लोज कैलकुलेट कर लिए, एवरेज भी निकाल लिए, एंड को रिलेट विथ फाई। फाई हमने क्या बताया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, और उससे डिटरमाइन करते हैं बियरिंग कैपेसिटी, ठीक। अब ये बियरिंग कैपेसिटी कैसे मिलती है, इसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आप क्या करते हैं, एक कर्व आता है यूजिंग पेक हेंसर कर्व, ये आपके क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। आगे हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी को फाइंड करने के लिए हम एसपीटी टेस्ट करते हैं, ठीक। चलो उसके बाद आगे क्या लिखा है, विथ एन एंड फाइव वी कैन यूज पेक हेंसर कर्व टू कैलकुलेट एन क्यू एंड एन फाइव। वही मैंने लिखा ना कि नंबर ऑफ ब्लोज और जो आपने फाइव इंटरनल फ्रिक्शन, उन दोनों को रिलेट किससे करते हैं, पेक हेंसन कर्व से, और वहां से हम एन क्यू और एन गामा निकाल लेते हैं, ठीक। आगे लिखा है दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर ग्रेनुअल सॉइल। जो आपका एसपीटीएन टेस्ट होता है ये मेनली सुटेबल होता है ग्रेनुअल सॉइल के लिए, ठीक। अगला क्या लिखा है, पेनिट्रेशन इज डन फ्रॉम डीएफ टू डीएफ प्लस 2b डेप्थ, मतलब इतने डेप्थ तक ये पेनिट्रेशन किया जाता है। एंड नंबर ऑफ ब्लोज एट वेरियस पेनिट्रेशन वैल्यूज आर कैलकुलेटेड। मैंने ये बताना वेरियस डेप्थ से आपको नंबर ऑफ ब्लोज कैलकुलेट करते जाना है। और यहाँ देखो वही लिखा है कि एन एवरेज कैलकुलेट कर लिए, अगर कोई भी इफ इंडिविजुअल एन वैल्यू इज ग्रेटर देन 50% ऑफ एन एवरेज, अगर कोई एन एवरेज मतलब एक इंडिविजुअल एन, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, कोई इंडिविजुअल वैल्यू अगर 50% एन एवरेज के 50% से भी ज्यादा आ गई तो आपको डिस्कार्ड कर देना है, आपको फिर से दूसरी जगह आपको जाकर टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका वहां पर एसपीटी टेस्ट गलत था, ठीक। चलो समझ में आया ना। अब एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं, कैसे कैसे आप प्रोसीजर लिखेंगे। तो प्रोसीजर टू फॉलो, कैसे कैसे फॉलो करेंगे। तो पहला लिखा है कि स्प्लिट स्पून सैंपलर इज यूज इन बोरहोल। आपको बोरहोल में क्या स्प्लिट स्पून सैंपलर को लेना है,
उसके बाद द सैंपलर इज अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल सैंपल बाय अप्लाइंग 63.5 किलोग्राम लोड हैविंग अ फ्री फॉल ऑफ 750 mm। ठीक, मतलब इतना लोड अप्लाई करके इतना डिस्टेंस से आपको पेनिट्रेशन करना है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि द बोर होल इज फर्स्ट एडवांस टू अ डेप्थ वेयर एन वैल्यू इज टू बी, मतलब वहां तक आपको बोर होल बना लेना है जहां तक आपको कैलकुलेट एन वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, उसके बाद थर्ड क्या कर रहा है, द सैंपलर इज अलाउड टू पेनिट्रेट फॉर 150 mm। उसके बाद मैंने बोला ना कि पहले 150 mm तक हम अलाउ करेंगे पेनिट्रेट करने के लिए, एंड रीडिंग इज नॉट रिकॉर्ड, वहां पर आपको रीडिंग नहीं लेनी है, पहले तो आपको 150 mm तक आपको पेनिट्रेट कर देना है। उसके बाद चौथा क्या कर रहा है, द सैंपलर इज फर्दर अलाउड टू पेनिट्रेट, उसके बाद फर्दर हम अलाउ करते हैं 300 mm तक पेनिट्रेट करने के लिए, और वहां से हम नंबर ऑफ ब्लूज जितने हुए वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट कैरिड आउट टेस्ट ऑफ लेवल कहां तक, 750 mm बिलो द फर्स्ट वन, जहां आपने फर्स्ट रीडिंग ली वहां से लेकर 750 mm तक आप फिर से पेनिट्रेट करेंगे और वहां की रीडिंग ले लेंगे। और ये जो हाउएवर इफ द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन अगर लार्ज है तो इंटरवल को आपने यहाँ जो 750 रखा उसे 2 से 2.5 टाइम्स तक रख सकते हैं। दस वी गेट द स्पेटियन वैल्यू, यहाँ से आपको दोनों को एवरेज करके क्या ले लेना है, एसपीटीएन वैल्यू मिल जाती है। एसपीटीएन वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का नंबर। ठीक, वहां से ये वैल्यू मिल जाती है। अब यहां से जो आपको एसपीटीएन वैल्यू मिला उसको करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर 2 करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। क्यों, अभी उसका रीजन पता चल जाएगा। 2 करेक्शन कौन से, उनका नाम जानो, अभी रीजन आगे बता रहा हूं। पहला है ओवरबर्डन करेक्शन, दूसरा आपका डायलेंटेंसी करेक्शन। ठीक, अब ओवरबर्डन करेक्शन क्या होता है, जैसे आप पहला समझिए ओवरबर्डन करेक्शन। अब ये क्यों लगाते हैं, आपने देखो ऐसे स्टंप आपका सेम इस पेंसिल की तरह होता है ना। अगर इस पेंसिल को क्या करेंगे आप ऐसे पेनिट्रेट करेंगे सॉइल के अंदर, तो ये नुकीला वाला भाग जो मतलब थोड़ा आगे वाला भाग है काफी इजीली अंदर चला जाएगा इतना। लेकिन उसके बाद आप देखते होंगे काफी ज्यादा, मतलब आपने स्टंप अगर लगाया होगा तो काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो वो क्यों आता है, ड्यू टू आपका कन्फाइनमेंट की वजह से। आप जैसे जैसे जाते हैं वहां मतलब जैसे नीचे जाते जाते हैं तो सॉइल कन्फाइनमेंट की वजह से आपको वहां ज्यादा नंबर ऑफ ब्रूज लगाने पड़ेंगे। ठीक, तो यही लिखा है ओवरबर्डन करेक्शन क्यों लगाते हैं। दिस करेक्शन इज अप्लाइड ड्यू टू द एसपीटीएन नंबर वैल्यू बिकॉज एज डेप्थ इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम डेप्थ को क्या करते हैं बढ़ाते हैं, कन्फाइनमेंट इज आल्सो इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे आपका कन्फाइनमेंट बढ़ता ही जाएगा। ठीक, इसी कन्फाइनमेंट की वजह से ज्यादा डेप्थ पे हमें क्या होता है, एसपीटीएन वैल्यू ज्यादा मिलती है, लेकिन लोअर डेप्थ पे हमें कम मिलती है। ठीक, अब आगे देखो, अब करेक्शन को कैसे अप्लाई करोगे। देयरफॉर करेक्शन ड्यू टू ओवरबर्डन इज अप्लाइड। ठीक, इसलिए अब हम मतलब इसी कन्फाइनमेंट की वजह से हम ओवरबर्डन करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, N1 इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाई सिग्मा बार प्लस 70 इंटू एन नॉट। एन नॉट जो हमने ऊपर जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी एसपीटीएन की वो है, और सिग्मा बार यहाँ होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, लिख लेंगे सिग्मा बार बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक, और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि ये जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू है ये ज्यादा होना चाहिए 280 किलो न्यूटन से। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर ये कम हो जाएगा तो यहाँ पर एसपीटीएन की वैल्यू काफी घट जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखो अगर ये 280 से मतलब 280 या उसके बराबर हो जाए तो यहाँ से ये कट जाएगा और वही वैल्यू ऑब्जर्व हो जाएगी, या कट जाएगा तो कम ऑब्जर्व हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये जो आपका सिग्मा बार की वैल्यू होनी चाहिए ये 280 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, चलो समझ में आया ना ओवरबर्डन करेक्शन क्यों अप्लाई करते हैं। अब सेकंड देखो, हमारा बोला था मैंने डायलेंटेंसी करेक्शन। अब ये डायलेंटेंसी करेक्शन अप्लाई करते हैं क्यों, देखो लिखा है द करेक्शन इज अप्लाइड आफ्टर द ओवरबर्डन करेक्शन। ये जो हम करेक्शन करते हैं हमेशा ओवरबर्डन करेक्शन के बाद ही करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपकी N1 की वैल्यू 15 से ज्यादा, जो यहाँ पर आपने N1 फाइंड किया, सॉरी यहाँ पर जो N1 आपने फाइंड किया उसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो गई 15 से ज्यादा, तभी ये अप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, NT इक्वल टू 15 प्लस N1 माइनस 15/2। ठीक, यहाँ से हमें N2 मिल जाता है, ये हमारा एसपीटीएन वैल्यू होती है आफ्टर डायलेंटेंसी करेक्शन। यहाँ से आपका क्या होता है, एसपीटीएन टेस्ट खत्म होता है। ठीक, समझ में आया ना सबको, कोई भी प्रॉब्लम होगा जरूर बताइएगा।
जिससे मैं अगली यूनिट में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। चलो तो नेक्स्ट टेस्ट पढ़ते हैं, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब मैंने बोला था सीपीटी टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक हमारा आ जाता है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, दूसरा हमारा आ जाता है डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसे हमने डीसीपीटी बोला था। ठीक, चलो तो पहले पढ़ते हैं स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब कुछ इस प्रकार का कोन होता है, एक बार इंस्ट्रूमेंट को देख लो। यह नीचे का भाग आपका कोन असेंबली होता है, ये ऊपर का फ्रिक्शन जैकेट, मेटल ट्यूब, और ऊपर का आपका साउंडिंग रॉड। साउंडिंग रॉड मतलब यहाँ से पुश करते हैं तभी आपका यहाँ प्रेशर पड़ता है। ठीक, चलो अब इसको हम एक नाम से और बोलते हैं, सीपीटी इज आल्सो नोन एज द डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब इसे डच ये मैंने इसलिए लिखा दी थी, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखो, अब इसे डच कोन पेनिट्रेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द नीदरलैंड। अब नीदरलैंड में डेवलप किया गया, इसलिए क्यों? क्योंकि वहां के लोगों को डच बोला जाता है। ठीक, या उनकी शायद भाषा डच ही है, इसीलिए इसको डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट बोला जाता है। ठीक, चलो अब देखो इसके सीपीटी इंस्ट्रूमेंट का असेंबली देख लेते हैं एक बार। पहला हमारा है कोन असेंबली। यहाँ पर इस पे देखो एपेक्स एंगल, अब ये सब एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने लिख दिया। इसमें जो कोन असेंबली है, इसका एपेक्स एंगल मतलब यहाँ का एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है, और इसका जो बेस एरिया, ये वाला जो एरिया होता है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और ये जो कोन असेंबली होता है ये मेजरली मेजर करता है कोन रेजिस्टेंस QC, यही आगे काम आएगा। और जो कि ये जो कोन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है उसकी बियरिंग रेजिस्टेंस को। ठीक, मतलब सॉइल की बियरिंग रेजिस्टेंस को ये कोन रेजिस्टेंस मेजर करता है, यही इसमें देखा जाता है। और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस देखो, नेक्स्ट हमारा है फ्रिक्शन जैकेट असेंबली, ये वाला जो कि मेजर करता है फ्रिक्शन साइड फ्रिक्शन को। ठीक, अभी यही दोनों हमें ज्ञात करना होता है इस टेस्ट में। और थर्ड हमारा होता है मेटल ट्यूब, जिसे आउटर ट्यूब बोलता है, जो कि कवर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर करता है लोड टू दी फ्रिक्शन स्लिप को। ठीक, साउंडिंग रॉड या इनर रॉड क्या करता है? ट्रांसफर करता है लोड से, यहाँ से मतलब ऊपर की भाग से, ये टिप से लोड को ट्रांसफर करता है। ठीक, ये अबाउट हमारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो गया। अब कैसे प्रोसीजर है ये देख लो, इसमें सब स्टेप में लिखा है, आपको समझ में आएगा। इसका प्रोसीजर देखो, पहले क्या करना है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट को आपको इंस्टॉल करना है। पहला स्टेप आप लिखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। कैसे? द इक्विपमेंट इज इंस्टॉल एज पर स्टैंडर्ड। इसमें मतलब IS कोड ने स्टैंडर्ड दिया कि 4196 पार्ट 3 के अनुसार, वैसे ही आपको इसको इंस्टॉल करना है। पूरा प्रोसीजर दिया है, जैसे कोन असेंबली, फिर फ्रिक्शन जैकेट, तब साउंडिंग रॉड आर प्रॉपरली कनेक्टेड, मतलब इन सबको प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद पोजिशनिंग ऑफ कोन, सेकंड क्या पॉइंट है? पोजिशनिंग ऑफ कोन, जिससे हम क्या मेजर करते हैं? कोन रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसके बाद द कोन इज प्लेस्ड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड सरफेस। कोन को हमें वर्टिकली ग्राउंड सरफेस में प्लेस करना है। प्रॉपर अलाइनमेंट टू इंश्योर टू अवॉइड एरर इन रीडिंग, मतलब पूरी तरह से अलाइनमेंट में रहना चाहिए, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जिससे एरर आए कोई। ठीक, उसके बाद थर्ड हम क्या करेंगे? पेनिट्रेशन ऑफ कोन, कोन को पेनिट्रेट करेंगे। अब देखो इसके लिए भी कुछ नियम है, देखो यहाँ लिखा, द साउंडिंग रॉड इज पुश्ड, ऊपर से जो ये हमारा साउंडिंग रॉड था, इससे देखो इसको आप क्या करेंगे? पुश करेंगे, दबाएंगे, वहां से क्या होगा आपका? इनटू द सॉइल बाय द हाइड्रोलिक सिस्टम, मतलब एक हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, उसी के द्वारा आपको ये साउंडिंग रॉड को पुश करना है। और द पेनिट्रेशन इज कैरी आउट टू यूनिफॉर्म रेट ऑफ 10 से 20 mm पर सेकेंड, मतलब इसी रेट से आपका पेनिट्रेशन होना चाहिए, इससे ज्यादा ना कम, इसी आधार पे होना चाहिए। ठीक, उससे बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम QC, जब आप ये पेनिट्रेट करेंगे तो आपको कोन रेजिस्टेंस मिलेगा, यही आपको मेजर कर लेना है। द कोन रेजिस्टेंस ऑफर बाय द ऑफर एट द टिप इज रिकॉर्डेड, उस आपके ये टिप पे आपको रिकॉर्ड कर लेना है, जो आपको कोन रेजिस्टेंस मिलेगा। वहां पर आप सिस्टम लगा होता है, वहां से हमें क्या दे देता है? कोन रेजिस्टेंस मिल जाता है, QC। ठीक, आफ्टर द इनिशियल पेनिट्रेशन द कोन इज अलॉन्ग विथ फ्रिक्शन जैकेट इज पुश टुगेदर, मतलब इसको और अंदर जब ले जाएंगे तो आपके जो फ्रिक्शन जैकेट है वहां से भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वहां से आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलेगा, जिससे आप QC प्लस FS बोलेंगे, मतलब दोनों को एडिशन, यहाँ दोनों मिलेगा। फिर आपको करना है
जो डिटरमाइन द स्लीप फ्रिक्शन, जो आपको फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस वो मिल जाएगा। कैसे? आपको टोटल रेजिस्टेंस में से कोन रेजिस्टेंस को घटा देंगे, यहाँ पहले हमें कोन रेजिस्टेंस मिला ना, फिर वहां से घटा देंगे तो हमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। फिर वहां से आप फ्रिक्शन रेशियो निकाल लेंगे, उसके आधार पे आप सॉइल का क्लासिफिकेशन कर देंगे। सिंपल था ना? सिंपल है क्या? कोन रेजिस्टेंस फाइंड करो, फिर कंबाइन फाइंड करो, फिर घटा दो, फिर वहां से रेशियो निकाल लो, फिर उसके आधार पे आप सॉइल का क्लासिफिकेशन कर दो, बस। ठीक, चलो सबको समझ में आया ना? अब इसके कुछ लिमिटेशन है। ये हमारा जैसे ग्रेवली सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, डेंस सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है, और नो सॉइल सैंपल, यहाँ इसमें मतलब कोई सॉइल सैंपल नहीं प्राप्त होता। रिक्वायर्ड स्किल्ड मतलब यहाँ पर एक स्किल्ड पर्सन की आपको आवश्यकता रहेगी। लास्ट है नॉट सुटेबल फॉर हार्ड सॉइल, मतलब वही सारा है कि हार्ड के लिए आपका ये सुटेबल नहीं होता है। ठीक, सबको समझ में आया? कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं इसे। सबको समझ में आया? चलो आप पढ़ते हैं डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, DCPT। चलो तो इसके भी डायरेक्ट हम प्रोसीजर ही देख लेते हैं। इसमें सब चीजें लिख दिया मैंने, देखो डायरेक्ट प्रोसीजर देखता हूं। पहला पॉइंट लिखा है कि अ कोन हैविंग, इसमें भी कोन रहता है, वो भी अपेक्स एंगल 60 डिग्री, और ये हमारा अटैच होता है विद ड्रिलिंग रॉड इस इनटू द सॉइल बाय द ब्लोज ऑफ हैमर ऑफ वेट। इसमें जो हैमर का वेट होता है वो 65 किलो का, वो भी फ्री फॉल कराते हैं, ये भी 750 mm का। ठीक, इसमें देखो कुछ ऐसे मतलब इसका अटैचमेंट होता है इस तरह। ठीक, मतलब ये हैमर है, इसका हैमर का वेट कितना मैंने बोला 65 kg का, और इसका फ्री फॉल सेम एज ए SPT कितना 750 mm का। ठीक, बस वेट इसमें 65 kg हो जाता है। और ये देखो ये आपका ट्राइपोड होता है, और ये आपका फ्लेक्सिबल ट्यूब, और ये गाइडेड रॉड, और ये पुली सिस्टम होता है, और यहाँ से वाटर को भेजा जाता है, और ये आपका ड्राइविंग रॉड, वेन, कोन, ये सब आप बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, अभी आपको नोट्स में और क्लियर दिखेगा, यहाँ पर पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, चलो दिख तो रहा है। ठीक, तो यहाँ से इसका कुछ ऐसे अरेंजमेंट होता है, तो यही बोला है। और क्या करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ब्लोज हर 100 mm पे काउंट करते जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, और द कोन इज ड्राइवन अप टू रिक्वायर्ड डेप्थ, इसमें जितना आपको रिक्वायर्ड डेप्थ है वहां तक आप पेनिट्रेट कोन को करेंगे। उसके बाद एंड द ड्रिल रॉड आर विड्रॉन, उसके बाद ड्रिल रॉड को निकाल देंगे, लिविंग द कोन बिहाइंड इनटू द ग्राउंड। ठीक, उसके बाद द नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर 300 पेनिट्रेशन इज नोटेड एज अ डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, मतलब जितने नंबर ऑफ ब्लोज 300 mm के लिए मतलब लगे उसे आप डायनेमिक कोन रेजिस्टेंस NCD बोल देंगे। ठीक, यहीं से आपको कोन रेजिस्टेंस मिल जाता है। फिर नो सैंपल, इसमें कोई सैंपल आपको नहीं मिलता। और उसके बाद बोला है IS 496 पार्ट 1 के आधार पे अगर आप बेंटोनाइट, देखो यूजिंग आप 50 mm डाया कोन विदाउट बेंटोनाइट के लिए, अगर आप मतलब बिना बेंटोनाइट का स्लरी के यूज कर रहे हैं तो 50 mm डाया का यूज किए, लेकिन अगर आप बेंटोनाइट स्लरी का यूज कर रहे हैं तो उसी IS कोड सेकंड के आधार के पर आपको 65 mm डाया का मतलब कोन इस्तेमाल करना है। ठीक, चलो समझ में आया ना? ये सब पॉइंट लिखेंगे तो और इम्प्रेसिव होता है एग्जाम में। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये भी देख लो। ये फिगर जरूर बनाइएगा सब लोग, कुछ नहीं है, सब लोग एक बार देखेंगे फिगर वैसे ही बना दोगे एग्जाम में। ठीक, चलो एडवांटेज देखो, द टेस्ट डज नॉट नीड अ बोरहोल, इसमें कोई बोरहोल की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन बी डन क्विकली टू कवर अ लार्ज एरिया इकोनॉमिकली, मतलब ये जल्दी कर लेता है लेकिन लार्ज एरिया भी लेता है। ठीक, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं सुटेबल है, और इट इज नॉर्मली नॉट पॉसिबल टू इवेल्युएट द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसके द्वारा हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉइल की नहीं दिखा सकते, वो भी ज्यादा डेप्थ पे। व्हेन द फ्रिक्शन अलोंग द एक्सटेंशन रॉड इज सिग्निफिकेंट, मतलब वही इसके द्वारा हम ज्यादा डेप्थ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नहीं बता पाएंगे। ठीक, चलो तो यहां पर आपका जो था इनडायरेक्ट टेस्ट खत्म होता है। अब हम अपना लास्ट पढ़ेंगे जियो फिजिकल मेथड। ठीक, तो यहां तक कैसा हाल रहा, सब समझ में आया कि नहीं? मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। मैं पहली बार इस तरह मतलब पढ़ा रहा हूं, अभी तक मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं लिख लिख कर पढ़ाया हूं, तो पहली बार एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, मैं इतनी बार बोल चुका हूं, सब लोग बताएंगे। चलो तो पढ़ते हैं जियो फिजिकल मैथड। अब ये हमारा लास्ट टेस्ट है, इसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म, बस यही टेस्ट बचा है, उसके बाद हम यूनिट 2 लिख के लाएंगे। ठीक, चलो तो पढ़ते हैं जियो फिजिकल मेथड।
अब देखो जियोफिजिकल मेथड सिंपल होते हैं, या तो आप इलेक्ट्रिक के द्वारा या शॉक आप प्रोवाइड करके उसके द्वारा ग्राउंड का मतलब जांच करते हैं। ठीक, बस यही है जियोफिजिकल मेथड। देखो यही सब लिखा है। क्या लिखा है? जियोफिजिकल मेथड आर टेक्निक यूज टू स्टडी द सॉइल एंड रॉक बिलो द ग्राउंड सरफेस बाय मेजरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज विदाउट डिगिंग। मतलब इसमें आपको कोई मिट्टी को खोदने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? आप सिंपल, अभी देखो मेथड जब पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा। इट इज द फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड वे टू एक्सप्लोर द वाट अंडरग्राउंड विथ डिस्टर्बिंग द सैंपल। मतलब क्या कंडीशन है नीचे का, ये एक्सप्लोर करने के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और फास्टेस्ट मेथड ये है। इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड, दूसरा है सिज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। अब जिनको ये नहीं समझ में आया होगा अभी देखो सबको क्लियर हो जाएगा। पहला देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड इज अ जियोफिजिकल टेक्निक यूज टू स्टडी द अंडरग्राउंड सॉइल एंड रॉक। मतलब इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? अंडरग्राउंड सॉइल और उसका जो रॉक मतलब सब भूमि के नीचे की जो भी स्थिति है उसको मेजर करने के लिए कि हाउ टू स्ट्रॉन्ग दे रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे वो इलेक्ट्रिक फ्लो को रजिस्ट करे उसी आधार पे। जैसे यहाँ देखो मैंने लिखा है कि अगर ये लो रजिस्टिविटी है तो वो वहां पर क्ले है, वाटर है या मॉइस्ट क्ले है। अगर वहां हाई रजिस्टिविटी है तो वहां पर हार्ड क्ले या ड्राई सॉइल है। ठीक, इट्स सेंड द इलेक्ट्रिक करंट इनटू द ग्राउंड सरफेस। मतलब इस मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ग्राउंड सरफेस में भेजते हैं और वहां से हम मेजर करते हैं क्या, रजिस्टेंस कि व्हाट द बिलो द ग्राउंड सरफेस। जैसे अगर हमें लो रजिस्टिविटी मिली तो हम कह देंगे ये इस प्रकार की है, अगर हाई रजिस्टिविटी मिली तो हमें इस प्रकार का है। ठीक, इसमें मेनली तीन पार्ट में तीन मेन मेथड है इसके। जैसे वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग बोलते हैं, और सेकंड होता है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग, एंड थर्ड हमारा होता है इलेक्ट्रिकल इमेजिंग। ठीक, अभी एक समझ में आ गया, समझो तीनों आ जाएगा। देखो पहला का प्रोसीजर ये है, अभी दूसरा तीसरा वैसे समझ में आएगा। ठीक, देखो कुछ ऐसा अरेंजमेंट आपको करना है। यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पर क्या करना है, दो इलेक्ट्रोड लेना है जो कि आपका करंट पास करता हो, और दो आपको इलेक्ट्रोड लेना है जो को आपका जो रजिस्टिविटी है उसे मेजर करना है। ठीक, इसी आधार पे आप दिखाएंगे। देखो क्या क्या स्टेप है देखते जाइए। पहला हम पढ़ रहे प्रोसीजर ऑफ वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग, जिसे VES से भी शॉर्ट में बोलते हैं। देखो इसमें स्टेप फर्स्ट क्या है, आपको एक सुटेबल एरिया, फ्लैट एरिया सिलेक्ट करना है वेयर सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। जहां पर आपको सब सरफेस की इन्वेस्टिगेशन करना है वहां पर आपको पहले एक सुटेबल एरिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड है आपका प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड्स। आपको 4 इलेक्ट्रोड्स लेना है, 2 में आपको करंट को पास करना है, 2 आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होना है। ठीक, मतलब जिसमें मैंने नेमिंग दिया A एंड B आपका जो है करंट इलेक्ट्रोड्स है, एंड M क्या आपका है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में, और इनमें इनकी जो बीच की डेप्थ है ये दोनों समान होनी चाहिए। ठीक, अभी जब आप इनिशियल रखे हैं उसके बाद क्या करना है, आपको वहां पर पासिंग द करंट, आपको इन दोनों में करंट को पास करना है और यहाँ पर आपको मेजर करना है कि कैसे क्या पहुंची। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग इनटू द ग्राउंड थ्रू द करंट इलेक्ट्रोड A एंड B। इसके द्वारा आपको क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको पास करना है। उसके बाद क्या करना है, मेजरिंग पोटेंशियल, कितनी यहाँ पर पोटेंशियल, उसकी क्षमता कितनी आई उसको आपको मेजर करना है। मतलब वोल्टेज, कितना वोल्टेज यहाँ तक पहुंचा, आपने यहाँ से कितना भेजा और कहाँ पहुंचा वो आपको मेजर करना है। यही है द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज मेजर बिटवीन द पोटेंशियल इलेक्ट्रोड M एंड N। और इस MN में हम क्या करते हैं, जो यहाँ से भेजा वहां पर इन दोनों इलेक्ट्रोड में मेजर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करना है, और यहाँ पर डेप्थ और बढ़ा दीजिए। ठीक, अब अभी हमने D डेप्थ रखा ना, अब इस डेप्थ को और थोड़ा बढ़ा दीजिए। वही बोला इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड स्पेसिंग। अभी हमने D रखा, अब D प्लस और रख दीजिए, थोड़ा डेप्थ बढ़ाते चलिए। ठीक, तो द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड मेनली A एंड B इज ग्रेजुअली इंक्रीज, और हम धीरे धीरे उनका स्पेसिंग बढ़ाते चलेंगे और फिर वहां पर रीडिंग को लेंगे। फिर अगला स्टेप वहां पर रीडिंग आपको ले लेना है। ठीक, एट ईच स्पेसिंग करंट वोल्टेज रिकॉर्ड करेंगे और वहां से आपको एक
अगला स्टेप क्या रहेगा, ऐसे बढ़ाते चलेंगे और आपको रीडिंग लेते चलना है। फिर यहाँ से आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। कैसे, आपको एक्स एक्सिस पे स्पेसिंग को दिखा देना, वाई एक्सिस पे जो आपको रजिस्टिविटी मिलती है वो दिखा देना। मतलब आपको ऐसे एक ग्राफ बनाना है, यहाँ पर जो आप स्पेसिंग दिखा दे जा रहे हैं वो दिखा दीजिएगा और यहाँ पर कितनी रजिस्टिविटी मिल रही है वो दिखा दीजिएगा। ठीक, ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे। अब उस ग्राफ के आधार पे आप एनालाइज कर पाएंगे क्या कि कहाँ पर कितना, मतलब किस जगह पर नंबर ऑफ सुटेबल लेयर है और कहाँ डेप्थ, हर डेप्थ का लेयर कैसा है वो दिखा देंगे। और प्रेजेंस ऑफ वाटर कहाँ पर है, सॉइल कहाँ पर है, रॉक कहाँ पर है वो दिखा देंगे। कैसे, जैसे हमें पता है कि हाई रजिस्टिविटी होती है तब वहाँ रॉक या ड्राई कंडीशन थी, लो रजिस्टिविटी होती है तो वहाँ पर वाटर या मॉइस्ट क्ले होती है। सडन अगर चेंज आ जा रहा है तो वहाँ पर कोई कैविटी है या फॉल्ट है या अंडरग्राउंड वेरिएशन हो रहा है। ठीक, इन तीनों के आधार पर आप इजिली बता सकते हैं। सिंपल, समझ में आया ना क्या क्या स्टेप है। एक बार फिर से रिवाइज करो। पहला क्या, साइड का सिलेक्ट करेंगे, फिर इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे, दो करंट को, दो पोटेंशियल को, फिर क्या करेंगे, इनमें करंट पास करेंगे, फिर उनमें करंट यहाँ पर पोटेंशियल में मेजर कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनकी स्पेसिंग बढ़ाए जाएंगे और अलग अलग पे रीडिंग लेते जाएंगे। उसके बाद अलग अलग स्पेसिंग पे जो जो रीडिंग मिली और जो रजिस्टिविटी मिली उसको ग्राफ पे दिखा देंगे। उसके बाद उस ग्राफ के आधार पे हम इसके आधार पे जो हमें नोट पॉइंट है कि हाई रजिस्टिविटी, लो रजिस्टिविटी या सडन चेंज आ रहा है तो उस ग्राफ के आधार पे हम बता देंगे कहाँ कौन सी क्या कंडीशन है। ठीक, सिंपल, सबको समझ में आया ना। ये हमारा था वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड। अब अगला बी केस आता है सेकंड, इलेक्ट्रिक प्रोफाइलिंग। इसमें तो हमने स्पेस, ऐसे स्पेसिंग चेंज किया बीच का। ठीक, मतलब स्पेसिंग ऐसे बढ़ाते गए। अब बस इलेक्ट्रिकल प्रोफाइल में क्या करना है, स्पेसिंग की जगह पे पूरा, जैसे ये चारों अरेंजमेंट था ना ऐसे चारों, अब इसी चारों को ऐसे पूरा उठा के एक लाइन में यहाँ कहीं है, यहाँ की है, और डिस्टेंस समान रखना है, मतलब बीच की डिस्टेंस समान रखते हुए करते जाना है। ठीक, कैसे, देखो स्टेप फर्स्ट तो वही सेम लिखना, साइड सिलेक्शन करेंगे, स्टेप 2 प्लेसिंग करेंगे रॉड को, और वो जो मतलब इलेक्ट्रिकल यहाँ पर स्पेसिंग है जो डी रखा है, ये डी समान ही रहना चाहिए हमेशा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं हर जगह समान ही रहेगा। ठीक, फिर वहां पर करंट को पास करेंगे और वहां पर जो भी पोटेंशियल आए वो मेजर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मूविंग द सेटअप, पूरी सेटअप को आप एक लाइन में यहां से यहां ले गए, फिर यहां से यहां ले, डिस्टेंस हमेशा डी ही रहेगा, समान डिस्टेंस पे, बस पूरे सेटअप को एक स्थान से दूसरे एक ही लाइन पे ऐसे यहां यहां मेजर कर लेंगे। ठीक, यही लिखा है, देखो द इंटायर इलेक्ट्रॉल सेटअप इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग द लाइन, एक लाइन पे आपको हॉरिजॉन्टली मूव कराते चलना है। एट न्यू पोजीशन रीडिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग द डाटा, वहां से डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको भी हम ग्राफ पे दिखा देंगे एक लाइन पे, देखो एक सर्वे लाइन पे, और वहां पर क्या क्या रजिस्टर मिली वो हम दिखा देंगे। फिर यही वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक, मैंने लिखा नहीं। अब लास्ट हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल इमेजिंग। दोनों समझ में आया ना। पहले में क्या स्पेसिंग बढ़ाएंगे, दूसरे में पूरा वही बढ़ा देंगे, पूरा मतलब लोकेशन ही बढ़ाते चलेंगे, पूरा सेटअप को एक एक ऐसे घुमाते चलेंगे। अब थर्ड में क्या करेंगे, दोनों काम करेंगे। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो इसमें एक में स्पेसिंग बढ़ा देंगे, इसमें एक में क्या करेंगे, पूरा सेटअप ही ले लेंगे। इसमें मतलब 4 नहीं और भी मतलब इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। देखो अब क्या स्टेप है इलेक्ट्रिकल इमेजिंग में। इसमें पहला स्टेप है कि साइड को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन स्टेप 2 में प्लेसिंग द इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे, लेकिन इसमें 4 नहीं, इसमें बहुत सारे, जितने आर प्लेस्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, देखो लिखा है नॉट जस्ट 4, 4 नहीं उससे ज्यादा, और सभी को मतलब दो इक्वल स्पेसिंग पे रखना है। फिर सबको पास करना है, करंट को पास करो और वहां पर डिफरेंट पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कई पेयर बना के आपको वहां पर करना है और उनपे मेजर करते चलना है, मेजरिंग द पोटेंशियल। उसके बाद क्या करना है, ये मेन पॉइंट है, चेंजिंग द स्पेसिंग एंड पोजीशन। किसी का आप स्पेसिंग चेंज कर दीजिए, किसी का पोजीशन, मतलब कई सारे हैं यहाँ पर, 4 ही नहीं है, कई सारे आपको रखना है। तो वहां से आपको सब, किसी का स्पेसिंग बढ़ा दो, किसी का पोजीशन ही चेंज कर दो, लेकिन समान पे। ठीक, ऐसे करते चलना है। फिर इलेक्ट्रोड कॉम्बिनेशन आर चेंज, स्पेसिंग इज वेरिड, मेजर आर टेकन एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब यहाँ पर कई जगह पे कई पोजीशन पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। फिर डाटा को प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे, मतलब इसको कंप्यूटराइज मेथड से किया जाता है। रुको मैं एक वीडियो दिखा दूं। देखो ये मुझे रील मिला था जब मैंने सोचा था इसे पढ़ाने के लिए। देखो सूरज, देखो यहाँ पर ये मारते जा रहे हैं, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, मारो, सुनाई दे रहा है। देखो
देखो यहाँ पर रीडिंग लेते जा रहा है ना, तो कुछ इस तरह ऐसे रीडिंग ली जाती है, कंप्यूटराइज द्वारा यहाँ पर डाटा प्रोसेस कर दिया जाता है। ऐसे मेरे पास एक और वीडियो है, देखो ये तो अच्छा अगला मेथड है, सॉरी 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 सॉरी, ये अगला मेथड है। ये इलेक्ट्रिकल का द्वारा ऐसे रीडिंग लिया जाता है, ठीक। फिर वहां से क्या करते हैं, आपको एक इमेज फॉर्मेशन हो जाता है इस मेथड। ये मैं अगला बता दिया, सॉरी, अभी मैं आगे ये फिर से दिखाऊंगा। फिर यहाँ से 2D या 3D रिफ्लेक्शन मतलब इमेज एक बन जाता है। इतना सारा आप ले रहेंगे डाटा ना, तो ये 2D या 3D इमेज की तरह आपको दिखने लगेगा। फिर यहाँ से क्लियर रिजल्ट क्या होता है, एक क्लियर इमेज कैविटी फ्रैक्शन आपको सब यहाँ से मालूम चलने लगता है, ठीक। समझ में आया ना, एकदम सिंपल मेथड है। एक बार आप खुद से जरूर सब लोग पढ़िएगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा इसमें, इतना इजी लिखा हूं मैंने। एक बार सब लोग सब नोट्स पढ़ेंगे जरूर। फिर लिखा होगा इसका एडवांटेज क्या है कि द इक्विपमेंट इज लाइट एंड पोर्टेबल और इनएक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग होता है, इजी टू परफॉर्म, प्रोवाइड गुड एक्यूरेसी, सैलो इन्वेस्टिगेशन आर रैपिड। मतलब अगर आपको सैलो करना है तो काफी ये जल्दी हो जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसका रिजल्ट जो होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है अगर मॉइस्चर या टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है तब भी आपका गलत रीडिंग दे सकता है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा तब भी गलत रीडिंग दे सकता है। इसमें आपको स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है और लिमिटेड डेप्थ की ये इसकी एक्यूरेसी होती है, और डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है लॉन्ग केबल, ठीक। नियरली इलेक्ट्रिक लाइन और अगर हाँ आसपास अगर आपका इलेक्ट्रिक लाइन है या मेटेलिक कुछ ऑब्जेक्ट है तो ये आपका गलत रीडिंग देने लगेगा, ठीक। चलो अब आया आपका सिज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, जो मैंने यहाँ दिखाया था, ये जो मैं रील दिखा रहा था आप सबको, सिज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। इसमें देखो क्या करते हैं, पहले इस फिगर में समझो। यहाँ पर क्या करते हैं, शॉक ऐसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक हैमर द्वारा जैसे इसमें प्रोवाइड किया, देखो ऐसे हैमर द्वारा क्या करेंगे, देखो सॉरी चलो फिर से एक बार बता दूं, कोई आ गया था। देखो सिज्मिक रिफ्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट सिलेक्ट किया, ऐसे यहाँ पर शॉक प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो ये आदमी जो है अभी यहाँ शॉक दे रहा है ना, देखो ये अभी देखो शॉक प्रोवाइड करेगा, दिख रहा है ना आप लोग को, देखो यहाँ शॉक दिया ना इसने। अब इससे क्या होता है, यहाँ पर ये जियोफोन्स लगे होते हैं, यहाँ पर जियोफोन जो कि ये शॉक को मतलब रिकॉर्ड करते हैं, कितना शॉक आया। जैसे मैंने यहाँ शॉक प्रोवाइड किया, अब यहाँ से इस वाली रीडिंग में आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो कहाँ तक ये शॉक जा रहा है उसके आधार पे इस सिज्मिक रिफ्रैक्शन में हम पता करते हैं, ठीक। समझ में आया ना, मतलब शॉक यहाँ से प्रोवाइड किए और यहाँ जियोफोन्स लगे होते हैं जो मतलब शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पर कितना ये आपका शॉक वेव ट्रैवल किया, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा। जैसे यहाँ अगर हार्ड स्टेटा है तो जल्दी से यहाँ मुड़ जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पास करके यहाँ जाएगा, फिर अगर यहाँ भी नहीं है तो यहाँ पास करके फिर यहाँ जाएगा। तो यही आपको स्टेटा निकालना पड़ता है। तो ये दो प्रकार के हैं, जैसे एक डायरेक्ट वेव आती है, रिफ्लेक्टेड वेव आती है। अगर ये जल्दी मतलब पास कर गया तो डायरेक्ट वेव कहलाती है, अगर टाइम काफी मतलब ट्रैवल करके तब गई तो उसे रिफ्लेक्टेड वेव कहलाता है। आगे यहाँ देखो लिखा है, देखो क्या क्या लिखा है, देखो शुरू से देखा जाए कि सिज्मिक रिफ्रैक्शन इज अ जियोफिजिकल टेक्निक इन विच सिज्मिक वेव्स, वही जो आप वेव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आर रिफ्लेक्टेड एट द सब सरफेस बाउंड्री, मतलब आप नीचे की बाउंड्री में रिफ्लेक्टेड करते हैं, एंड दियर ट्रैवल टाइम आर यूज टू डिटरमाइन डेप्थ एंड प्रॉपर्टीज। उनका जो ट्रैवल टाइम कितना हुआ उसी के आधार पर इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिसाइड करते हैं, ठीक। ये किस पे बेस्ड होता है, सिज्मिक वेव्स पे, और उसकी वेलोसिटी कितनी है और डिफरेंट टाइप के सॉइल पे, ठीक। Further, these waves are reflected when they are cross the boundary between different type of soil। मतलब ये क्या कर रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड करती है जब ये डिफरेंट प्रकार की बाउंड्री या सॉइल पे पाती हैं, तब ये वेव ट्रेवल करती है। मैंने पहले ही पॉइंट बोला, ठीक। द मेथड कंसिस्ट ऑफ जनरेटिंग द शॉक वेव एंड नियर द ग्राउंड सरफेस, देन दीज शॉक वेव आर पिकअप बाय द जियोफोन्स। वही बोला ना कि मतलब हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड सरफेस पे एक शॉक वेव प्रोवाइड करते हैं, फिर ये जब ट्रेवल करती हैं तो यहाँ पर जियोफोन्स के द्वारा इनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, कितने डिस्टेंस पे, कितने डेप्थ पे, ये कैसे कहाँ कितने देर में पहुंची, उसके आधार पे हम यहाँ डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक।
अब देखो स्पेसिंग ऑफ जियोफोन्स डिपेंड करती है। अब देखो इनके हमने यहाँ जियोफोन्स प्रोवाइड किए, जैसे ये D1 डिस्टेंस पे, D2 D3। अब इस पे कैसे डिपेंड करे, कैसे आपको अमाउंट कितना डिटेल में रिक्वायर्ड है। अगर ज़्यादा है तो आप कम कम स्पेस पे रखिए, और डेप्थ ऑफ स्टेटा अगर टू बी इन्वेस्टेड कितना डेप्थ पे आपको रिक्वायर्ड है, वो सभी जियोफोन के स्पेसिंग उन पे डिपेंड करती है। ठीक, जैसे आपको अगर मन में सवाल आया हो कि सर मैं इनके स्पेसिंग कितना रखूँ ये जियोफोन को, तो इसी आधार पे ये बोला गया है कि इतना रखना है। ठीक, चलो अब आगे क्या बोला है कि सम वेव ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम सॉक पॉइंट अलोंग द ग्राउंड सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ जियोफोन्स। तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेव या प्राइमरी वेव्स बोलेंगे। ठीक, चलो उसके बाद आगे लिखा है सम वेव्स ट्रेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड गेट रिफ्लेक्टेड। मतलब कुछ क्या करेंगे, डाउनवर्ड ट्रेवल करेंगे तब जाकर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसे रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, टाइम मिलेगा और उसका डिस्टेंस। तो इसके आधार पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। बाय नोइंग द टाइम टी मतलब टाइम ऑफ वेव टू रीच द जियोफोन एंड डिस्टेंस बिटवीन द जियोफोन सॉक पॉइंट, मतलब सॉक पॉइंट से डिस्टेंस, ये दो चीजें मिलती है, कितने टाइम में पहुंची और कितने डिस्टेंस में। तो इसी आधार पे एक ग्राफ बना देते हैं। जैसे यहाँ पर जल्दी पहुंची तो डायरेक्ट वेव, ज्यादा टाइम लगा के पहुंची तो रिफ्लेक्टेड वेव, और अगर बीच में पहुंची तो उसे क्रिटिकल वेव भी बोलते हैं। ठीक, चलो अगर हमें क्या मालूम है v1 v2 और v3 उस मतलब सिस्मिक वेव की वेलोसिटी और उसका डिस्टेंस भी मालूम है, तो वहां पर हम डेप्थ निकाल लेते हैं कि वहां का स्ट्रेटा कितना है। मतलब ये अगर आपको डेप्थ निकालना है, ये H1 H2 मतलब स्ट्रेटा फर्स्ट स्ट्रेटा सेकंड, तो हम इसके आधार पे ये दो फार्मूले दिए गए हैं, इन पे निकाल सकते हैं। कैसे, अगर H1 निकालना तो D1/2 अंडर रूट V2 माइनस V1 अपान में V2 प्लस V1। ठीक, इसके आधार पर H1 निकाल लेते हैं। ऐसे आपको H2 निकालना होगा तो 0.85 H1 प्लस D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट V3 माइनस V2 अपान में V3 प्लस V2। इस फॉर्मूले के आधार पे आप H2 निकालेंगे। ठीक, ये H1 H2 क्या है, यही डेप्थ है। आपको ये स्ट्रेटा की डेप्थ अगर निकालनी हुई तो ये फॉर्मूले के आधार पे आप निकाल लेंगे। ठीक, ये मेथड हमें क्या प्रोवाइड करता है, दिस मेथड गिव द डिटेल ऑफ सॉइल एंड द रॉक स्ट्रक्चर विच में कंटेन द सरफेस। मतलब वही हमारा सॉइल कैसा है, क्या रॉक है, कहाँ सरफेस वाटर है, वो हमें ये मेथड प्रोवाइड करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमारा इफिशिएंटली यूज फॉर द फाइंड द डेप्थ एंड ऑकरेंस ऑफ एक्वीफर। मतलब अगर आपको एक्वीफर फाइंड करना है, उनका डेप्थ फाइंड करना है, तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक, इट कैन फाइंड द थिकनेस ऑफ एक्वीफर कितना है वो भी बता देता है। इट कैन फाइंड द एंगल एंड स्लोप ऑफ एक्वीफर, वो भी बता देता है। इट कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द वाटर क्वालिटी, ये नीचे की मतलब वाटर क्वालिटी कैसी है ये नहीं बताता। ठीक, इट कैन बी टेक अप द अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, मतलब ये उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी पे भी सुटेबल होता है। ठीक, चलो तो यहाँ आपका यूनिट नंबर फर्स्ट खत्म होता है। सबको समझ में आया ना? अगर किसी को कोई डाउट होगा जरूर बताइएगा, जिससे मुझे काफी आसानी होगी, क्योंकि मैंने पहली बार इस तरह पढ़ के बताया है। तो उसी हिसाब से मैं यूनिट नंबर सेकंड भी लिख के लाऊंगा। और अगर आपको फिगर्स या और भी ऐसे वीडियोस देखने होंगे तो भी बताइएगा, मैं उस तरह हर एक टेस्ट को बताते चलूंगा। ठीक, अगर आपको अभी आगे इस यूनिट सेकंड में डेरिवेशन भी है तो वो सब अगर आप लिख के बताना होगा तो भी बताइएगा। मैं 1 हफ्ता लगेगा अभी ये यूनिट तैयार करने में, क्योंकि मैं लिखता हूँ खुद। तो अगर आपको लिख कर मतलब बताना होगा जैसे, तो भी मैं बता सकता हूँ। जैसे डेरिवेशन को लिखना होगा तो बताइएगा, मैं लिख के बता दूंगा। ठीक, चलो तो मिलते हैं अगली यूनिट में। अगर नोट्स चाहिए होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।